हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल हैव बीन वेरी वेरी गुड। मेरा नाम है सी अनिरुद्ध सिंघानिया और हमारे चैनल में अभी चालू है जनवरी 25 का रिवीजन सीरीज़। सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस जनवरी 25 का रिवीजन सीरीज़ हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए चालू है, जिसमें हम एवरी डे एक एक करके सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं। आज अपने क्या करेंगे, आज अपने करेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो चैप्टर है आपका उसका सेकेंड पार्ट। कल हमने फर्स्ट पार्ट रिवाइज कर लिया था, आज अपने उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या क्या है, सेकंड पार्ट में अपने आज करेंगे डेटर्स मैनेजमेंट और पेबल्स मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो हमारा पोर्शन है वो कॉस्टिंग के संग कवर्ड है। एक बार चलिए फुल स्क्रीन में आके आपको लिस्ट दिखाता हूँ, फिर क्लैरिटी और आएगी हमें। तो ये हमारा रिवीजन सीरीज जिसका मैं बात कर रहा था, जिसमें हम डिटेल में सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं। इन सारे चैप्टर्स का हमने कर लिया और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी आज अपने क्लोज कर लेंगे। तो तैयार है कि नहीं सब लोग? सब लोग तैयार हैं कि नहीं, ये बताओ पहले। हाँ सर, हम सब तैयार हैं। आप शुरू करिए फटाफट से एकदम। एक बार इधर ध्यान दो, एक बार इधर ध्यान दो, मेरे स्क्रीन पे ध्यान दो। ये क्या है? ये हमारा नोट्स है, ये हमारा नोट्स है। आपको नोट्स चाहिए तो क्या करना है, कॉन्टैक्ट एसएप। सर कॉन्टैक्ट एसएप, आप हमें नोट नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उससे आप फिलअप कर दीजिए। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपके घर तक आपको मिल जाएगी, पक्का। चलो डन। अब इधर आओ, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमने कल क्या बात किया था? हमने कल क्या बात किया था कि आपका चैप्टर 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आईसीआई ने क्या किया है, 6 यूनिट्स में डिवाइड किया है। यस और नो? यस। उसमें से हमने बात किया था कि जो आपका इंट्रोडक्शन है वो हमने कल कर लिया, उसके बाद कैश मैनेजमेंट भी कल कर लिया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका मटेरियल कॉस्टिंग के संग क्लब्ड है, तो उसे हमें कब कहाँ करना है, कॉस्टिंग वाले अपना सब्जेक्ट में। ठीक है, आज अपने रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में पूरा फोकस देके आज इसे कंप्लीट करने वाले हैं। ओके डन। तो चलो शुरू करते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट। सर रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या हुआ, बताओ दोस्तों, रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या हुआ? कौन बताएगा, कौन बताएगा रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या हुआ? क्या सर आप ही बताइए। इधर देखो एक बार, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्टिंग में है तो उससे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, रिसीवेबल मैनेजमेंट या फिर डेटर्स मैनेजमेंट। अपना चैप्टर कौन सा है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं, पूरा चैप्टर का एक बार क्रक्स लेते हैं, फिर अपने आगे बढ़ रहे हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यस और नो? यस। करंट एसेट्स में क्या क्या होता है, करंट एसेट्स में आपका डेटर्स, इन्वेंट्री, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और करंट लायबिलिटीज़ में आपके पेबल्स होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हुए आपके, उसके अलावा आपका कोई और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह सारे आपके क्या हुए, करंट लायबिलिटीज़। अब अपने उसका ही पार्ट, जैसे एग्जांपल करंट एसेट्स में इन्वेंट्री मैंने कहा कॉस्टिंग में, और डेटर्स अपने आज पढ़ रहे हैं। उस तरीके से फ्लो है अपने चैप्टर का। ठीक है, तो डेटर्स मैनेजमेंट क्या हुआ, डेटर्स कौन हुए? सीधी सी बात है, डेटर्स कौन हुए? इधर देखो एक बार, इधर देखो, ये हमने जो कल पढ़ा था वो सब है। ये आज अपना डेटर्स मैनेजमेंट शुरू हो रहा है। आज अपना डेटर्स मैनेजमेंट शुरू हो रहा है। एक बार चैप्टर का नाम लिख रहे हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं? कॉपी पेन और एक चीज़ और क्या चाहिए हमें, कॉपी पेन के साथ क्या चाहिए हमें? हम लोग को चाहिए कैलकुलेटर सर। बिना कैलकुलेटर के अपना कोई भी पढ़ाई करने का फ़ायदा नहीं है। अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कैलकुलेटर लेके ही बैठना है। ठीक है, कैलकुलेटर लेके ही बैठना है। सबको समझ में आ रही है कि नहीं, पहले बताओ प्लीज़। हाँ सर। डेटर मैनेजमेंट में अगर मान लो आपका कोई, कब आता है डेटर? डेटर आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या लिख रहा हूँ मैं, क्रेडिट सेल्स। अगर एक कंपनी क्रेडिट सेल्स करेगी ही नहीं तो डेटर्स होंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। कोई दिक्कत नहीं है। हमारा चैप्टर क्या बोलता है, हमारा चैप्टर ये बोलता है कि जो क्रेडिट सेल्स हो रही है उसे सही तरीके से, जो डेटर्स उसके लिए खड़े होते हैं, वो सही तरीके से कंपनी मैनेज कर पा रही है कि नहीं। मैनेजमेंट क्या हुआ हमारा, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ये अपने पढ़ा था मैनेजमेंट क्या होता है। तो सेम चीज़ हमारे डेटर्स के लिए भी अप्लाई होता है। इधर आ जाओ, एक बार इधर आ जाओ क्विकली। डेटर्स या रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में इट रेफर्स टू प्लानिंग, कंट्रोलिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल ऑफ अ कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। जो मैंने कहा एग्जैक्टली वही चीज़। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, एकदम एकदम ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। अपने प्रैक्टिकल पोर्शन पे भी आएंगे, एक बार अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो वहाँ पे अपने को ईजी होता है। ठीक है, कुछ कुछ कंसेप्ट आपके बुक में लिखे हैं, आपके मटेरियल में कुछ कुछ बातें लिखी हैं तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्रेडिट पॉलिसी क्या हुआ, क्रेडिट पॉलिसी क्या हुआ?
एक कंपनी जब अपना पूरा कंपनी के फंक्शन सारे होते हैं तो काफ़ी सारे पॉलिसीज़ बनते हैं, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स आपने सुना है, आप जानते हो। तो क्रेडिट पॉलिसी इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉलिसी ऑफ अ कंपनी, जिसमें क्या होता है, वो गाइडलाइन स्टेट रहते हैं, वो गाइडलाइन स्टेट रहते हैं कि क्रेडिट में कितना माल बेचना है, बेचना भी है कि नहीं, ये सारे बातें उसमें रहती हैं। गाइडलाइंस है, सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ कंडीशंस है, प्री डिसाइडेड रहते हैं कंपनी के, हम उसी को सिर्फ फॉलो करते हैं, ठीक है। Credit policy is a policy of a firm which states the guidelines as to whether credit should be given or not. If yes, how many days? अगर देते हैं तो कितना दिन के लिए दे, 10 दिन के लिए दे, 20 दिन के लिए दे, कैसे होगा, कैसे डिसीजन लेंगे हम, तो वो सारी बातों को हम इस चैप्टर में जानेंगे भी। मोटा अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ये है कि अगर आप क्रेडिट देते हो और अगर नहीं देते तो दोनों में बेनिफिशियल क्या है। एक आपने क्रेडिट दिया, सेकेंड या तो आप नहीं देते, दो ऑप्शन है, तो कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है इस कंपनी के लिए, ये वाला या ये वाला, वो अपने को एवेल्युएट करना है, ठीक है। चलो, इट इन्वॉल्व्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रॉफिट ड्यू टू एडिशनल सेल्स अराइज बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट विज़ द कॉस्ट ऑफ कैरिंग। मतलब कॉस्ट ऑफ कैरिंग ऑफ दिस डिबेंचर्स क्या हुआ, डेटर्स क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ कैरिंग दिस डेटर्स, डेटर्स आपका कॉस्ट ऑफ कैरी ऑफ डेटर्स का खर्चा क्या क्या हुआ, बताओ, आप लोग बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूँ। सर आप लोग लिखिए, लिखेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे तो ही मज़ा आएगा, तो ही अंडरस्टैंडिंग आएगी। हमारा वर्चुअल क्लास चल रहा है तो उसके लिए मज़ा आपको तभी आएगा जब आप पार्टिसिपेट करोगे, पेन कॉपी लेके बैठोगे और आप उसमें साथ साथ लिखते चलोगे, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट हमारा क्या हुआ, जैसे मान लो अगर हमारा कोई डेटर खड़ा है, मतलब हमें उससे पैसे नहीं मिले, पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ, पैसे का क्या वैल्यू है, टाइम वैल्यू है, मतलब पैसे का हमें ब्याज का नुकसान हो रहा है, इंटरेस्ट फोरगॉन हो रहा है उस पैसों का, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, हमारा कॉस्ट ऑफ कैरिंग ऑफ डेटर्स में ये भी आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको। और कौन सा होगा सर, और कौन सा कॉस्ट हो सकता है, आप लोग सोचो। और कॉस्ट हो सकता है जैसे कि मान लो अगर कोई कलेक्शन एक्सपेंस होता है, किसी कंपनी को कलेक्शन एक्सपेंस करना होता है कि आदमी भेजो भाई पैसा लेके आओ उससे, 2 आदमी गए पैसे लेके आए, अगर मान लो तो 2 आदमी का कलेक्शन एक्सपेंस हुआ ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ बस। तो वो जो 2 आदमी का खर्चा है वो क्यों हुआ, बिकॉज डेटर था, क्रेडिट पे माल बिका था, तो हमारा वो भी एक कॉस्ट ऑफ कैरिंग ऑफ डेटर्स होता है। समझ में आ रहा है क्या। हमें ये एवेल्युएट करना है कि अगर माल क्रेडिट में बेचते हैं, ये आप लोग समझते हो, अगर माल क्रेडिट में बिक रहा है तो कंपनी ज़्यादा बेच पाएगी, यस और नॉट, यस और नो। अगर कंपनी ज़्यादा माल बेच रही है बिकॉज वो क्या हो रहा है, वो क्रेडिट में बेचती है तो ज़्यादा माल बेच पाती है, यस। समझ में आ रहा है, इतना नॉर्मल, दिस इज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी, है तो समझ में आ रही है सबको। हाँ सर, तो अब वो ज़्यादा माल जो बेच रही है, वो उससे जो मुनाफा उससे होता है वो क्या सफिशिएंट है उसका डेटर्स को कैरी करने के कॉस्ट से। वो अगर ज़्यादा है तो ओके, नहीं ज़्यादा है तो फिर अपने क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि नहीं, आपको क्रेडिट में माल नहीं बेचना चाहिए या कम बेचना चाहिए। यही पूरा चैप्टर है बस। सब 5 मिनट में बता दिया आपने पूरा चैप्टर। यही चैप्टर है, अलग अलग टाइप के अप्रोचेज इसमें भी है, बहुत मैं अपने डिस्कस कर रहे हैं सारे, बट यही है। ये अगर आप समझ जाओ, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग आनी ज़रूरी है ना, बताओ आप लोग बताओ, येस और नॉट, येस। चलो क्विकली, हाँ कुछ थ्योरी टॉपिक्स क्विकली कर लेते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्रेडिट पॉलिसी क्या, रीड कर सकते हो आप लोग। बेसिकली क्या बोलता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ माल बिक रहा है वो देखो, क्या वॉल्यूम में माल बिकता है वो देखो, उससे फ़र्क पड़ता है कि हमें कितना क्रेडिट में माल बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए। सेकंड क्या है, क्रेडिट टर्म्स क्या है, क्रेडिट टर्म्स क्या है, क्रेडिट टर्म्स क्या हुआ, 1 मिनट में नीचे आएंगे इस पर, ठीक है, 1 मिनट में आता हूँ मैं इस पर। थर्ड एक बार बात करते हैं फर्म्स पॉलिसीज़, मतलब कि कंपनी की पॉलिसी क्या है। अगर कंपनी का स्टैंड ये है कि यस हम 30 डेज़ में माल बेचते हैं, या हम माल 30 डेज़ नहीं 15 डेज़ में बेचते हैं, एक पॉलिसी सब कंपनी बनाती है, तो वो जो फर्म का स्टैंड है, फर्म की पॉलिसी है, वो हमारा फैक्टर एक इंपॉर्टेंट है क्रेडिट पॉलिसी बनाते समय। समझ में आ रहा है। एक और क्या हुआ, एक और हुआ आपका जो कस्टमर है हमारे, मान लो आप ऐसा इंडस्ट्री में काम करते हो, एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हो जहाँ पे क्रेडिट में माल बेचना इज़ वेरी ऑब्वियस, जहाँ पे क्रेडिट में माल बेचना इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको तुरंत पैसा नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात हो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसी हुई जो बल्क में मैन्युफैक्चर करके बेच रही है, अगर कोई बल्क में माल बेच रहा है तो तुरंत थोड़ी ना पैसा दे देगा सामने वाला, सामने तुरंत पैसा तो मिलेगा नहीं। तो वो जो इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है उसमें कस्टमर्स की हैबिट ही ऐसे है कि तुरंत पैसे नहीं देने का,
प्रैक्टिस ही वैसी है तो वो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। समझ में आया? एक बार रीड कर लेना, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, ये इंपॉर्टेंट आपके सम्स में काम आएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है, इधर देखो एक बार प्लीज़, इधर देखो आप लोग। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, क्रेडिट टर्म्स करके लिखा हुआ है, मान लो 3/10 नेट 60। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इस लाइन का? 3/10 नेट 60 का मतलब क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा इसका मतलब क्या है? 3/10 नेट 60 का मतलब ये हुआ, 3/10 नेट 60 का मतलब ये हुआ, ये एक स्टाइल है, एक तरीका है क्रेडिट टर्म्स को डिनोट करने का। ठीक है, इसमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए सर, ऐसे ही क्यों वैसे क्यों नहीं, एक तरीका, स्टैंडर्ड वे है, इंडस्ट्री प्रैक्टिस है इस तरीके से क्रेडिट टर्म्स को डिनोट करने का। इसका मतलब ये हुआ, मैं लिख दूं आपके लिए? हाँ सर आप लिख दो, हिंदी में लिखता हूँ, आपको और अच्छा से समझ में आएगा। अगर 10 डेज में, मैं क्या लिख रहा हूं, अगर 10 डेज में डेटर ने, अगर 10 डेज में डेटर ने पैसे दिए तो हम उसे, मैं सेलर हूं, मैं माल बेच रहा हूं, तो हम उसे 3% डिस्काउंट देंगे। क्या बोला मैंने? इतना सा बात किया अभी, ठीक है ना? अभी सिर्फ इतना सा बात किया, इसका बात नहीं किया अभी, ठीक है? इसका बात नहीं किया है। अगर 10 दिन में, अगर ये 10 दिन में डेटर ने पैसे दे दिए, सामने वाला अगर मुझे 10 दिन में पैसे देता है तो मैं उसे 3% का क्या दूंगा? डिस्काउंट। समझ में आ रही है? यस। नहीं तो उसे 60 डेज में तो पैसे देने ही हैं, मैं तो पैसे देने ही हैं। क्या मतलब? सीधी सी बात है, एक लाइन में बोलूं कि अगर 10 दिन में पेमेंट दिया तो 3% डिस्काउंट दूंगा, नहीं तो 60 दिन का तो मैं टाइम देता ही हूं नॉर्मली। नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है 60 दिन, सिंपल सी बात। लेकिन अगर तूने 10 दिन में पैसे दिए तो मैं तुझे क्या दूंगा? 3% का डिस्काउंट। ओके, इधर आओ, इधर आओ। क्रेडिट टर्म्स के, ठीक है, जो हमने बात किया यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिया था? 3/15 नेट 60। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट मीन्स दैट इफ द कस्टमर मेक्स पेमेंट विद इन 15 डेज, 15 दिन में अगर उसने पेमेंट किया, देन he will get trade discount of 3% or else he must make payment within 60 days but without any discount। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान रखना। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसे एक बार आप लोग सब ध्यान रखेंगे, रीड कर लेंगे वापस। ओके, और जब आपको प्रैक्टिकल का इंतजार था ना सर, आ गया प्रैक्टिकल आ गया। 2 तरीका है इवैल्यूएट करने क्रेडिट पॉलिसी। डेटर्स मैनेजमेंट में 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। आपका इस बार का एमटीपी आपने देखा था, हमने जब एमटीपी का बात किया, एमटीपी में आपका इस बार क्या है, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है। फ्रॉम विच चैप्टर बताओ तो? इसी पोर्शन से डेटर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है, वो अपने करेंगे आज भी, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर बोलोगे तो अलग से भी उसका एक वीडियो बना के कट करके अलग से भी डाल दूंगा, इजीली आपको मिल जाए। बट वो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक बार थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे भी अपने आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आगे बढ़िए। जैसा कि मैंने कहा, अप्रोचेस टू वैल्यूड क्रेडिट पॉलिसी 2 टाइप के हमारे अप्रोच है। एक है टोटल अप्रोच, आता हूँ उस पर, और सेकंड कौन सा है? इंक्रीमेंटल अप्रोच। कौन से 2 अप्रोच है? टोटल अप्रोच एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच। ध्यान रहेगा, यस। दोनों में अपना ऑब्जेक्टिव सेम है, लास्ट में अपने को अराइज करना है, एक डिसीजन लेना है, दोनों में ही सेम डिसीजन ही आएगा आपका। डिसीजन मेकिंग चेंज नहीं हो जाएगी, 2 तरीके अलग हैं बस। क्या मतलब? आपको अगर इस पॉइंट और ये पॉइंट पे ऐसे जा सकते हो या ऐसे जा सकते हो, पहुंचना तो इधर ही है ना। समझ में आया? वही चीज़ है। इसमें क्या रहता है, क्वेश्चन क्या देगा आपको, इस कंसेप्ट में क्या बोला गया है? क्वेश्चन आपको देगा कि कंपनी की एक सर्टेन क्रेडिट पॉलिसी है। सर्टेन क्रेडिट पॉलिसी है का मतलब कि मान लो वो कंपनी 30 डेज क्रेडिट में काम करती है,
मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लिखूँ क्या थोड़ा सा आपके लिए? हाँ सर, थोड़ा लिख लिख के कराओ। सर्टेन या एग्जिस्टिंग बोल सकता हूँ मैं, सर्टेन या फिर एग्जिस्टिंग क्रेडिट पॉलिसी। सर्टेन या क्रेडिट एग्जिस्टिंग क्रेडिट पॉलिसी दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। ये जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट पॉलिसी रहेगी उसमें ऐसा कुछ रहेगा, मान लो मैं कुछ लिखता हूँ आपके लिए, एक बार देखो तो। सेल्स दिया हुआ रहेगा, सेल्स दिया हुआ रहेगा 100 लैक्स, सेल्स दिया हुआ रहेगा 100 लैक्स। बैड डेट दिया रहेगा 1%। सर 1% बैड डेट मतलब 1% ऑफ 100 लैक्स, और इट्स ऑलवेज ऑन सेल्स, ध्यान रखना। हाँ, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपका नॉर्मल कॉस्ट दिए हुए रहेंगे, सेल्स के बाद आपका वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब दिया हुआ रहेगा। अमाउंट लिखो सर, ठीक है, अमाउंट लिखते हैं। मान लो आपका वेरिएबल कॉस्ट है 70 लैक्स और आपका फिक्स्ड कॉस्ट है 10 लैक्स। हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है। इस टाइप का आपका क्रेडिट पॉलिसी इस तरीके से रहेगा कि सेल्स करता है, अगर कुछ नहीं लिखा तो सेल्स इज ऑलवेज अज्यूम टू बी एज क्रेडिट सेल्स, इट्स ऑलवेज अज्यूम टू बी एज क्रेडिट सेल्स। ध्यान रहेगी, यस, ध्यान रखना ही होगा। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है ना। 100 लाख का सेल दिया, वेरिएबल कॉस्ट दिया, आपका फिक्स्ड कॉस्ट दिया, बैड डेट का खर्चा दे दिया। क्वेश्चन बोलेगा एक और बात कि कंपनी अभी तक क्या कर रहा था। मान लो क्रेडिट डेज था, क्रेडिट डेज लिखता हूँ एक बार सिंपल में, सिर्फ 30 डेज ऐसा अरेंजमेंट था, 30 डेज क्रेडिट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो प्रोपोज्ड पॉलिसी लिखूं, ग्रीन से लिखूं, प्रोपोज्ड पॉलिसी। प्रोपोज्ड पॉलिसी में क्या रहेगा, प्रोपोज्ड पॉलिसी में आपका क्या रहेगा, सेल्स हो जाएगा मान लो 120 लैक्स। वाई? बिकॉज क्रेडिट डेज जो है, क्रेडिट डेज जो है वो हो गया 60 डेज। मान लो क्रेडिट डेज हमारा बढ़ गया, 60 डेज हो गया। ऐसा प्रोपोज हो रहा है, एक पॉलिसी प्रोपोज हो रही है, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। अब अगर कोई पॉलिसी ऐसे प्रोपोज हो रही है, उसमें क्या हुआ, सेल्स 120 लाख हुआ, तो मतलब आपके बाकी खर्चे भी जो हैं, आपके कौन से खर्चे, आपके ये जो वेरिएबल कॉस्ट जो है आपका, वो भी बढ़ेगा। यस और नॉट? अगर सेल्स बढ़ता तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता, अपने पहले बहुत बार बात किया है। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज होगा क्या? फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज होगा क्या? सर फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है, सेल से फर्क नहीं पड़ता, मालूम है, आप आगे बढ़िए, वेरी गुड। फिक्स्ड कॉस्ट में कभी चेंज नहीं होता अगर आपका सेल्स में कोई चेंज होता, अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन करता है। तो क्वेश्चन इज द बॉस, वो जो बोले वो राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो वही चीज़ अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली लिखता है तो अपने फिक्स्ड कॉस्ट में भी ऑल्टरेशन या चेंजेस करेंगे, वरना जो यहाँ पे भाई 10 लाख है वही 10 लाख इधर भी माना जाएगा। अब क्वेश्चन बोलेगा कि ये ऐसा चीज़ होने के वजह से मेरा सेल्स में मैंने क्या करूँ, क्रेडिट पेड बढ़ा रहा हूँ, सेल्स बढ़ रहा है इससे, तो क्या लगता है बैड डेट कम होगा कि बेसी होगा? सोचो एक बार, एक मिनट क्विकली सोचो। अगर मेरा सेल्स बढ़ रहा है, क्रेडिट डेज भी बढ़ रहा है, तो बैड डेट बढ़ेगा कि घटेगा? सब बैड डेट भी तो बढ़ेगा। यस राइट, वेरी गुड। बैड डेट कितना हो जाएगा? बैड डेट मान लो आपका हो जाएगा, ये सब अपने एस्टिमेशन में नंबर ले रहे हैं ना, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि इतना बढ़ेगा तो इतना। बैड डेट हो जाएगा मान लो 1.5%। हो सकता है? हाँ कि ना बोलेंगे सब? हाँ बोलेंगे। अब क्वेश्चन बोलेगा कि कंपनी को क्या ये प्रोपोज्ड पॉलिसी में जाना चाहिए, क्या ये प्रोपोज्ड पॉलिसी लेनी चाहिए? तो कैसे करेंगे? इधर आओ, अब इधर आओ। तो कैसे करेंगे? अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि किस में ज़्यादा फायदा हो रहा है, जिसमें होगा वही लेंगे, सिंपल सी बात। क्या किया मैंने, क्रेडिट सेल्स आपने लिखा, ये देखो, ये बॉक्स देखो प्लीज़ एक बार, से बॉक्स देखो, ये बॉक्स देखो एक बार, ये क्रेडिट सेल्स लिया हमने, एग्जिस्टिंग पॉलिसी की बात हो रही है, कौन सा अप्रोच, टोटल अप्रोच। क्रेडिट सेल्स आया, सारे खर्चे लेस किए, ये दो इंपॉर्टेंट खर्चे हमारे वेरिएबल फिक्स तो होंगे ही होंगे, वो लेस हुआ। उसके बाद क्या लेस हुआ, बैड डेट, जो मैंने बात किया। अब अगर कुछ और खर्चा के बाद लिखा है क्वेश्चन में तो लेस कर देना, नहीं लिखा हो तो मत करना। जनरली कैश डिस्काउंट भी रहता है, कलेक्शन एक्सपेंस नेसेसरी नहीं हर क्वेश्चन में रहे, बैड डेट रहेगा, वेरिएबल फिक्स रहेगा आपका, और कैश डिस्काउंट भी रहता है, ठीक है। इन सब को लेकर क्या है, पीबीटी। अगर क्वेश्चन में टैक्स की बात बोली है तो पीबीटी। क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन मेंशंस, देखो ये कोई आपका शेड्यूल 3 फॉर्मेट नहीं है,
कि मतलब ऐसा ऐसा ही है, मतलब एग्जांपल में क्या बोल रहा हूँ, शेड्यूल 3 फॉर्मेट में भी अपने क्या करते हैं, अगर कोई आइटम है नहीं, अगर ये अगर मान लो आप उसको, आपको समझने के लिए ऐसे बोलूँ कि अगर मान लो ये आपका शेड्यूल 3 है, एक अकाउंट से जल्दी रिलेट करते हैं सारे बच्चे, ये अगर शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 में अगर आपका पीएल का फॉर्मेट या बैलेंस शीट का फॉर्मेट, आप लायबिलिटी से स्टार्ट करते हो, लायबिलिटी के बाद आपने नॉन करेंट लायबिलिटी में आप जाते हो, उसमें लॉन्ग टर्म डेट, कुछ सारे चीज़ आपका फॉर्मेट है। अब अगर उसमें कोई आइटम है ही नहीं क्वेश्चन में, या आप किसी कंपनी में है ही नहीं मान लो डेट, तो डेट तो नहीं बैठा दोगे ना। तो वही चीज़ है, अगर मान लो मेरा टैक्स के बारे में क्वेश्चन नहीं बोलता है तो इग्नोर, ये पूरा इग्नोर, डायरेक्ट क्या आएगा, पैट आएगा। यस और नॉट, यस। ये क्या है, 1 मिनट में इस पे आता हूं, 1 मिनट में आता हूं। तो ये जो चीज़ है ये भी एक खर्चा है, एक बार समझो, ये खर्चा आया तो नेट में दिस माइनस दिस, ये हमारा नेट बेनिफिट हुआ। सेम चीज़ हम क्या कर रहे हैं, प्रोपोज्ड पॉलिसी चाहे जितने भी हो, 1 2 3 4 जितने भी हो, यहाँ पे मैंने 2 लिखा एग्जाम आपको समझाने के लिए। अगर 2 प्रोपोज्ड पॉलिसी है तो दोनों में सेम स्टोरी होगा, लास्ट में ये वाला जिसका हाईएस्ट होगा वो अपने ले लेंगे, वो अपने रेकमेंड कर देंगे, वो अपने फाइनल कर देंगे। कोई दिक्कत हो रहा है किसी को, किसी को दिक्कत हो रही है क्या, पहले प्लीज़ बताओ ना प्लीज़। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप में डालिए, व्हाट्सएप करिए, जो आपको करना है करिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपका पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहनी चाहिए, वो मेरा पूरा मेन एम है, मेरा मेन टारगेट है, ठीक है। नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए क्या करना है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म भरिए, नोट्स मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ो सर। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, ये क्या बोलता है मालूम है, ये बोलता है कि अगर मैं अपने एग्जाम्पल पे वापस आऊँ, मैं अपने एग्जाम्पल पे एक बार वापस आऊँ, ये क्या हुआ हमारा, हमारा एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था सर, यहाँ पे हमने लिया था 60 डेज, हमने लिया था 60 डेज। अब ये जो 60 डेज मैंने किया, 30 डेज बढ़ाया, मेरा पैसा और ब्लॉक हो रहा है, यस और नो, यस, मेरे पैसे और ब्लॉक हो रहे हैं, तो उस ब्लॉक्ड पैसे का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, क्वेश्चन में रिटर्न दिया हुआ रहेगा 15% 10% जो भी, उस डेज पे वो रिटर्न निकालना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ब्लॉक कौन सा अमाउंट होगा, क्या फंड्स ब्लॉक होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या फंड्स ब्लॉक होगा, आपका वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपका ब्लॉक होता है, क्योंकि आप जब सेल्स बढ़ा रहे हो तो आपका ये अमाउंट बढ़ रहा है, ये खर्चा लग रहा है, ये ब्लॉक हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम इसको लेके कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए दिखाया भी है, दिस इज इनटू, हाँ दिस इज इनटू कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे होगा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स जो कॉस्ट हो हमारा, इनटू कलेक्शन पीरियड बाय 360 इनटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी गिवन, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये आपको आता है। कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन देगा आपको, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स आपको ऊपर से मिल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट, उसको लेना, आपको इसको कैलकुलेट करना, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा। समझ में आया, यस। आगे बढ़ेंगे, सेम चीज़, वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे आता है, अप्रोच हमारा बस चेंज हो रहा है, विच इज कॉल्ड व्हाट, विच इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच सर इसे समझाओ एक बार, 1 मिनट क्विकली बात समझो आप लोग। यहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं, सब कुछ टोटल में डाल रहे हैं, यहाँ 100 मान लो सेल्स है, एग्जिस्टिंग 100 लाख का सेल्स है, प्रोपोज होने की वजह से मेरा एक टोटल 20 लाख का फ़ायदा हुआ, टोटल 20 लाख का सेल बढ़ा, सॉरी राइट वर्ड इज 20 लाख का सेल बढ़ा अगर, तो अपना इंक्रीमेंटल सेल्स कितना बढ़ा, 20 लाख, यस और नो, यस। बट यहाँ टोटल अप्रोच है सिंस, तो हम लोग कैलकुलेशन टोटल 120 लेके कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, मेरा एग्जिस्टिंग में 100 लाख का सेल्स था, मेरा क्रेडिट पॉलिसी, मेरा क्रेडिट को मैंने एक्सपैंड किया, तो मेरा क्या हुआ, 20 लाख का एडिशनल सेल्स कर पाया मैं। बट सिंस आई एम वर्किंग ऑन द टोटल अप्रोच, आई एम यूजिंग व्हाट, आई एम यूजिंग 120 lakhs completely and calculating my net benefit. But if I have to use incremental approach, then what will I do? I will use here 20 lakhs. Is it clear or not? हाँ या ना बोलेंगे सारे बच्चे। सर मैं फिर से बोलूँ क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर 100 का 120 लाख हुआ क्रेडिट पीरियड बढ़ाने की वजह से, तो मैं 100 और 120 लेके टोटल अप्रोच में कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है।
सारे चीज़ टोटल में सारे खर्चे आएंगे, आप करोगे। यहाँ पे क्या करोगे ना आप, इंक्रीमेंटल अप्रोच में आप क्या करोगे ना, आप सिर्फ इंक्रीमेंटल वाला सेल्स लोगे। इंक्रीमेंटल लेंगे अगर तो मतलब मैं बोल रहा हूँ 120 माइनस 100 विच इज़ 20। समझ में आ रही है सर? एग्जिस्टिंग में क्या करेंगे फिर? एग्जिस्टिंग में 100 माइनस 100 कुछ इंक्रीमेंटल की बात नहीं है, वो ज़ीरो रहेगा। आपको ये कैलकुलेट ही नहीं करना, यहाँ पे कैलकुलेट करना, आप प्रोपोज्ड पॉलिसीज में कैलकुलेट करना, दोनों प्रोपोज पॉलिसी में कैलकुलेट करो, दोनों तीनों चारों जितने दिए हैं सारा इंक्रीमेंटल लेना। अगर सेल्स इंक्रीमेंटल ले रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीमेंटल। समझ में आ रहा है? लॉजिकल लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम एकदम कॉमन सेंस, एकदम कॉमन सेंस से सोचिए प्लीज। अगर मेरा क्या हो रहा है, मैं सेल्स को इंक्रीमेंटल ले रहा हूं तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीमेंटल लूंगा। फिक्स्ड कॉस्ट का क्या करूंगा सर? ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा, ये फिक्स्ड कॉस्ट का क्या करूंगा? फिक्स्ड कॉस्ट का क्या करूंगा? फिक्स्ड कॉस्ट तो सर फिक्स्ड है, तो मतलब अगर पहले 50 लाख लगा तो इधर भी 50 लाख ही लगेगा। सेल्स बढ़ने से तो फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो होना चाहिए। यस, जीरो होना चाहिए। अगर मान लो ये 50 लाख है तो ये भी 50 लाख है, तो इंक्रीमेंटल क्या है? जीरो। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सेम तरीके से सारा कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। सेम तरीके से इंक्रीमेंटल वाले सारे फिगर्स लीजिएगा, यहाँ बैठाना आपका। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्रीमेंटल लिंक कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आता हूँ, उस पर भी एक मिनट में आता हूँ। टैक्स दिया हुआ रहेगा तो रखना, नहीं दिया हुआ रहेगा तो इग्नोर। ज़्यादातर क्वेश्चंस में टैक्स नहीं रहता इसमें, ठीक है। आपका आ गया नेट बेनिफिट, जिसमें ज़्यादा उसको आप एक्सेप्ट कर लेना, उस पॉलिसी को रेकमेंड कर देना। क्वेश्चन का लास्ट में कंक्लूजन देना मत भूलना। ये देखो इधर मैंने भी लिखा है, एडवाइस ऑन विच पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड बेस्ड ऑन द हाईएस्ट नेट बेनिफिट्स। आपको के लिए मैंने लिखा तो आपको भी लिखना है, मैंने लिखा तो आपको भी लिखना है। मेरे को टाइम पास के लिए नहीं लिखता। समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है क्या? प्लीज़ बताओ ना प्लीज़। सर समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज़ बताओ, प्लीज़ बताओ समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर समझ में आ रहा है, बढ़िया से। आप आगे बढ़िया। इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीमेंटल कैसे निकालेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे करते हैं? हमारा जो एक्सपेंस है, जितना हमारा पैसा ब्लॉक हो रहा है, इनटू व्हाट? इनटू मैं करता हूँ कलेक्शन पीरियड, इनटू रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। रेट लिख दूँ यहाँ पे एक बार, क्या लिखा मैंने? एक्सपेंस, पीरियड और हमारा रेट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने बात किया अभी, उससे आता है। इंक्रीमेंटल करने का इजी तरीका मैं बताऊं? ऐसे अलग अलग तरीका, मतलब क्रक्स वही है, मैंने इजी तरीके से लिखा है आपके लिए। ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट में भी आपको लगे उसका सोल्यूशन देख के, एक बार ये मेरे साथ पढ़ना, मेरे साथ मैं आपको करवाता हूँ, आपको बड़ा ही अच्छे से समझ में आएगा। स्टेप वाइज मैंने लिख दिया आपके लिए यहाँ पे, ये कैलकुलेशन स्टेप वाइज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम एकदम लॉजिकल लगेगा आपको। टोटल अप्रोच इजी टू अंडरस्टैंड है, इंक्रीमेंटल अप्रोच एक लेवल उसके अहेड है। अपने को टोटल में सब चीज़ें ईजी रखती है याद रखना और समझना। इंक्रीमेंटल में वो बीच में एक तो लेयर आ जाता है दिमाग में फालतू का, अच्छा ये ऐसे है तो यहाँ ऐसे, तो इंक्रीमेंटल कितना निकाल के फिर लिखो। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए, बट यहाँ पे आप ध्यान दो, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। कैसे कैलकुलेशन हो रहा है? कैलकुलेशन हो रहा है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स लिखा आपने, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स हमने ऊपर भी लिखा था, यहाँ पे भी लिखा था, ये इंटू होगा। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स लिखा था, इंटू कलेक्शन पीरियड, सेम चीज़। रिटर्न मैंने नहीं लगाया अभी, ठीक है ना, यहाँ रिटर्न नहीं है, रिटर्न मैंने इंटू नहीं किया। मैं क्या लिख रहा हूँ? कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल फॉर ऑल एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज पॉलिसीज। आप कैलकुलेट कर लेना फटाफट 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 कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। कैसे बोलते हैं? खटाखट खटाखट खटाखट। चलो इधर आओ, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट निकालना। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकाला, तो प्रपोज्ड में जो ऊपर का स्टेप माइनस एग्जिस्टिंग में जो ऊपर का स्टेप, मतलब स्टेप 1 ऑफ रेस्पेक्टिव प्रपोज्ड पॉलिसी माइनस एग्जिस्टिंग पॉलिसी। समझ में आ गया? यस। कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट। अब क्या करना? जो स्टेप 2 आया वो लिखना प्रपोज्ड पॉलिसीज के लिए सारे, और रिटर्न से इनटू कर देना। इजी लगा कि नहीं? ये तरीका इजी लगा कि नहीं? प्ले बताओ। आपको देखना है, क्विकली आप रीड कर लो इसे, क्विकली रीड कर लो इसे। अगर देखना है तो आपको बहुत इजी लगना चाहिए मेरे हिसाब से ये तरीका। हो गया? रीड किया आपने? हाँ सर, आगे बढ़िए आप। इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स मैंने लिखे हैं, एक बार उस पर आओ। इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट तभी आएगा जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली लिखता है, मैंने बताया आपको। कलेक्शन पीरियड को हम क्रेडिट पीरियड भी बोलते हैं, आपको मालूम है। अब एक और बात,
वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड क्या हुआ? एक और कंसेप्ट छोटा सा है, वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड। वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड, अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता है, एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे बोलता है, अगर बोल सकता है क्वेश्चन है, कुछ भी बोल सकता है, 30 डेज में कितना मिला? 30 डेज में मिला 20%। 40 डेज में मिला, पैसे हमें कितने मिले? 35%। और 60 डेज में हमें कितना मिला? रिमेनिंग कितने थे हमारे? 55 और 45%। अगर ऐसे डेटा है, क्वेश्चन में डेटा अगर ऐसे दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड निकालोगे। आपको देख के समझ में आ गया होगा, होशियार बच्चे हो आप लोग सब, देख के समझ में आ गया हो कैसे निकालना है। कुछ बोलने का दरकार है क्या? सीधी सी बात है सर। 0.2 क्या करोगे? 0.2 इंटू 30 प्लस 0.35 इंटू 40। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। सिमिलरली आपको क्रेडिट पीरियड भी निकालना है, इसी तरीके से वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड आपको निकालना है। लास्ट वाला हमारा क्या था? 0.55 इंटू 60 डेज मैंने लिया था, जितना ध्यान है। ऐसे करके तीनों को जोड़ देना, तीनों को जोड़ देना, आपका आ जाएगा WACP। वही लिखा है मैंने कि क्रेडिट पीरियड इंटू परसेंटेज ऑफ कलेक्शन इन सच पीरियड। परसेंटेज ऑफ कलेक्शन इन सच पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या हुआ? सिर्फ ACP, इसको मैं ACP लिख सकता हूँ, ACP प्रद्युमन। ACP क्या हुआ? एवरेज कलेक्शन पीरियड। उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज डेटर्स अवेलिंग डिस्काउंट, जितने डेटर्स डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं इंटू नंबर ऑफ डेज। क्या मतलब? इधर इलस्ट्रेशन से देखो, इजी सा चीज़ है, दिमाग लगाने की बात ही नहीं पड़ेगी। आप लोग हाँ सर ऑब्वियस तो है। अगर क्वेश्चन में डेटा ऐसा है 2/30 नेट 60, पहले बताओ इसका मतलब। इसका मतलब खुद अपने मन में बोल लो एक बार, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कुछ तो करो। तो 2/30 नेट 60 का मतलब, अगर 30 दिन में दिया भाई साहब आपने पेमेंट, तो 2% डिस्काउंट दूंगा, नहीं तो 60 दिन में चुपचाप पैसे दे देना। तो क्वेश्चन में आगे लिखा है कॉमा, 30% डेटर्स पेड इन 30 डेज, ओके थैंक यू, एंड रेस्ट इन 60 डेज। जो इस बार का आपका MTP आया ना, MTP Jan 25, इसका रेलेवेंस है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ध्यान दो प्लीज़, एक बार ध्यान दो इधर, MTP Jan 25 में ये बात थी, प्लीज़ बोल रहा हूँ मैं। तो अगर 30% डेटर्स ने 30 डेज में पेमेंट किया, तो 0.30 इंटू 30% जिसे 30% 30 डेज, बाकी क्या हुआ? 0.70 इंटू 60 डेज। 30% ने 30 दिन में, 70% लोग 60 दिन में। इसको जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 51 डेज, ये आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड। कोई दिक्कत? इजी लगा कि नहीं सबको? प्लीज़ बताओ इजी लगा कि नहीं? इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, मतलब WACP भी इंपॉर्टेंट है, बट सिंस आपका MTP में आया है तो हो सकता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ चलो, रोल ऑफ टैक्सेशन इन क्रेडिट वैल्यूएशन। ये तो सर हमें पता है टैक्सेशन वाला इम्पैक्ट, एग्जैक्टली जो आपको पता है वही चीज़ है। इंटरेस्ट फ्री टैक्स, पोस्ट टैक्स वाला चीज़ कैसे होता है, वही सिंपल सी बात है। सर ये क्या नया फॉर्मूला कोई आ गया क्या? सर कोई नया फार्मूला आ गया क्या? अगर इनकम स्टेटमेंट अपने बना रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट अगर मैं लिखता हूँ, इंटरेस्ट में लिखता हूँ 100 रुपया, और टैक्स रेट है मान लो 30%, तो क्या हुआ हमारा? ये 100 को मैं बोल सकता हूँ प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट। प्री टैक्स बिकॉज टैक्स के ऊपर है ये, तो प्री टैक्स, बिफोर टैक्स, यस। तो सर पोस्ट टैक्स क्या हुआ? पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू 100 इंटू 0.7। कैसे आया 0.7? 100 माइनस 30, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आएगा? 70। ये आपका पोस्ट टैक्स हुआ। मतलब कोई नई बात नहीं, आपको लगा सर हमें पता था ये, हाँ तो अच्छा ही बात है, पता ही होना चाहिए आपको। इधर वही चीज़ किया मैंने, इधर देखो, इंटरेस्ट इज प्री टैक्स नेचर ऑफ एक्सपेंस, हेंस इफ गिवन इन द क्वेश्चन पोस्ट टैक्स बेसिस विल कैलकुलेट अगेन इट ऑन प्री टैक्स। अपने क्या करेंगे, उसे प्री टैक्स में ले आएंगे। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा पोस्ट टैक्स, तो याद करके उसको आपको क्या करना है, प्री टैक्स में लेके आना है, फिर आपको ऐड माइनस करना है। टैक्स अपने लास्ट में जो टोटल बचा उस पे करते हैं ना, EBT पे करते हैं।
ध्यान दो, अगर ईबीआईटी है, ईबीआईटी पे इंटरेस्ट जो माइनस होता है वो प्री टैक्स इंटरेस्ट है, फिर ईबीटी आता है और फिर उस पर अपने पोस्ट टैक्स लेके आते हैं, उस पर टैक्स का इंप्लीकेशन यूज करते हैं। यस, सारे बच्चे हाँ बोलेंगे, वही चीज़ है, सीधी सी बात है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। चलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फैक्टरिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फैक्टरिंग क्या हुआ? फैक्टरिंग क्या हुआ? फैक्टरिंग क्या हुआ? इधर आओ, बताऊं, अच्छे से बताऊं, इधर आओ। हाँ सर, बताना तो है आपको, तभी हम आपके क्लास कर रहे हैं। वेरी गुड। फैक्टरिंग, मुझे फीलिंग है इस बार इससे क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ध्यान से सुनना। अगर मान लो अरेंजमेंट में ऐसा कुछ है, एक सेलर होता है, एक सेलर होता है, एक बायर होता है, एक सेलर, एक बायर, एक और लेते हैं अपने बैंक। बैंक क्या होता है? फैक्टर। एक बार में समझ में आ जाएगा आपको, अंग्रेजी में वो शब्द दिखा के मतलब नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ एक बार में ही। एक बार में समझना हमारा ऑब्जेक्टिव है सर, अंग्रेजी लिख देंगे हम। वेरी गुड, हमें बीकॉम किया हमने सर, हमने बीकॉम पढ़ा, अंग्रेजी में लिख देंगे हम। वेरी गुड, इधर देखो अब, प्लीज़ इधर देखो, प्लीज़ 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 प्लीज़। सेलर क्या करता है? सेलर माल बेचता है बायर को, हाँ कि ना बोलो। सेलर बायर में माल बेचता है कि नहीं बायर को? हाँ सर, सब पता है हमें। सेलर माल बेचता है बायर को। अब ये जो बायर है, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? हमारा चैप्टर चल रहा है डेटर्स मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। मतलब ये माल बेचा है ऑन क्रेडिट, सेल ऑन क्रेडिट लिख दूँ मैं एक बार, सेल ऑन क्रेडिट। अब ये जो सेल ऑन क्रेडिट इसने किया सेलर ने, फैक्टरिंग की बात हो रही है, हाँ फैक्टरिंग की बात हो रही है। अगर ये जो सेल ऑन क्रेडिट इसने किया, बिकॉज ऑफ दिस सेल ऑन क्रेडिट, ये क्या हुआ? इसका रिसीवेबल हो गया, सेलर का रिसीवेबल हो गया, रिसीवेबल बोल सकते हैं इसे, रिसीवेबल खड़ा हो गया उसके बुक्स में, रिसीवेबल आ गया उसके बुक्स में। अब अगर ये सेलर को इसने क्रेडिट पीरियड दे दिया 30 डेज, मान लो 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दे दिया उसने, दे सकता है कितना भी दे सकता है, 30 डेज क्रेडिट पीरियड दिया तो 30 डेज तक वेट करना होगा, तभी इसे पैसे मिलेंगे। यस और नो? यस, सब बच्चे हाँ बोलेंगे। अगर उसे 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया तो 30 दिन बाद पैसा मिलेगा उसे, एकदम सीधी सी बात है। लेकिन भैया इस सेलर को तो पैसे आज ही चाहिए। अगर इफ seller wants if seller wants money today, then what to do? अब अगर सेलर को आज ही पैसे चाहिए तो क्या करेगा? सर अगर सेलर को आज ही पैसे चाहिए तो उसको क्या करना होगा? फैक्टरिंग करना होगा। ये प्रोसेस इज फैक्टरिंग। इसमें क्या होगा? ये सेलर क्या करेगा मैं बताऊं? ये सेलर जाएगा बैंक के पास। ये सेलर गया इस बैंक के पास, जाके क्या बोलेगा? बैंक 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 बैंक, मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास रिसीवेबल है, आप प्लीज़ उसे ले लो ना, आप प्लीज़ उसे ले लो ना, उसके बदले मुझे आप पैसे दे दो, फिर ये बायर से आप अपना हिसाब कर लेना, फिर ये बायर से आप अपना हिसाब कर लेना। ये जो अरेंजमेंट है, ये जो सेलर जा रहा है इसके पास, ये जो सेलर जा रहा है अपना रिसीवेबल उसे दे रहा है, उसके बदले क्या मिल रहा है? पैसे। सेल हिज रिसीवेबल, ऐसे बोल सकते हैं, सेल हिज रिसीवेबल। उसके बदले क्या मिल रहा है इसे? उसके बदले क्या मिल रहा है इसे? अच्छा, पिक्चर थोड़ा ख़राब बन गया हमारा। हाँ, उसके बदले से क्या मिल रहा है? उसके बदले से मिल रहा है मनी। क्या लगता है ये पैसे इसे कितने मिलेंगे? कम ज़्यादा? मान लो उसने 100 करोड़ का माल बेचा, मान लो उसने 100 करोड़ का माल बेचा, 100 करोड़। अगर ये 100 करोड़ का माल बेचा तो ये मनी कितना? 100 करोड़ होना चाहिए। तो 100 करोड़ का माल बेचा उसने, से जाके इसे अपना रिसीवेबल दे दिया तो 100 करोड़ ही तो लेके आएगा ये, है ना भैया? अगर वो 100 करोड़ का माल बेचा, उसने 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया,
अगर ये बायर रफू दफू हो गया, गायब हो गया, विजय माल्या हो गया, तो क्या होगा? ये पैसे दिया ही नहीं इसे, ये रिस्क तो अब बैंक के पास आ गया। सेलर ने क्या किया, इसे बेच दिया और नॉन रिकोर्स बेसिस, मैं रिकोर्स वर्ड पे आता हूं, 2 मिनट दो। मान लो नॉन रिकोर्स बेसिस मतलब सारा रिस्क इस बैंक का है, अब फैक्टर का है, बैंक इज फैक्टर, अब सारा रिस्क इस फैक्टर का है। ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस मतलब सारे रिस्क दे दिए, अल्टीमेट कलेक्शन इसी का है, जो है ये देखेगा, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो तुम्हारा प्रॉब्लम। अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो भैया 100 करोड़ थोड़ी ना इसे वापस कर देगा। लगता है ये 100 करोड़ इसे वापस करेगा? मन से आ रहा होगा, नहीं मन में आ रहा होगा ना कि नहीं सर 100 करोड़ तो नहीं करना चाहिए, गलत बात हो जाएगा। एग्जैक्टली वही चीज़ है, ये 100 करोड़ उसे वापस नहीं करेगा, ये कुछ डिडक्ट करेगा। क्या क्या डिडक्ट करेगा? ये अपना कमीशन डिडक्ट कर सकता है, अपना कमीशन डिडक्ट कर सकता है। सेकंड, कोई रिजर्व का पैसा रख सकता है, ऐसे पैसे को कुछ रख सकता है जब अगर ये बायर से पैसे इसे मिले तो ही ये इसे वापस करेगा। मान लो 5 करोड़ ये अपने पास ऐसा रिजर्व रख लिया कि भैया वो तुम्हारा बायर मुझे देगा पैसे तो मैं तुम्हें 5 करोड़ रिटर्न कर दूंगा, वरना ये 5 करोड़ तो मेरे। ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये सारे चीज़ें इस अरेंजमेंट में आते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड फैक्टरिंग। इधर आओ एक बार, सुंदर सा डायग्राम में वापस दिखाता हूँ। एक बार इधर आओ प्लीज़, फैक्टरिंग में आओ। इट इज़ एन अरेंजमेंट wherein the company or seller gets its receivables from customers discounted or encashed from a factor or financial institution like banks। ठीक है सर, सिर्फ बैंक्स ही होते हैं क्या? नहीं, सिर्फ बैंक्स होना ज़रूरी नहीं है, कोई और भी हो सकते हैं, एनबीएफसीज भी करते हैं और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं, तो आपको कहीं से भी फैक्टरिंग पॉसिबल है। ठीक है, इधर देखना प्लीज़। जैसा कि मैंने कहा, ये हमारा कंपनी, ये हमारा क्या है, सेलर, ये हमारा क्या है, सेलर है। सेलर ने माल बेचा क्रेडिट में कस्टमर को, कस्टमर ने पेमेंट किया फैक्टर को, फैक्टर का यहाँ पे अरेंजमेंट है जिसमें फैक्टर क्या करता है, पेज द अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स। ये साइन लगा लेना आप लोग, ये साइन ऐसे लगा लेना, पेज द अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स आफ्टर डिडक्टिंग इट्स फीस या कमीशन टू सेफगार्ड इटसेल्फ फ्रॉम बैड डेट। लॉजिकल बात है, वो रिस्क ले रहा है ना। अब ये तो 30 दिन बाद ही जागेगा, ये तो 30 दिन बाद ही जागेगा कि हम उसको पैसे दे ना दे क्या होगा। ये जो रिस्क है 30 दिन का, उसके बदले कुछ तो लेगा, वही फीस या कमीशन वो लेता है। साथ साथ जैसा कि मैंने कहा, एक रिटेनेबल रिजर्व भी वो रख सकता है। साथ साथ मैंने क्या कहा, वो क्या रख सकता है, वो अमाउंट तो दे देगा, फीस काट लेगा अपना, और साथ साथ एक रिटेनेबल रिजर्व भी रख सकता है, जो कि अगर उसको कस्टमर से पैसे मिल गए तो वो उसे रिटर्न कर देगा सेलर को। सबको लॉजिकल लग रहा होगा, यस और नो? यस, वही चीज़ है। एक तो मैंने टर्म यूज़ किया था रिकोर्स। रिकोर्स क्या हुआ? फैक्टरिंग अरेंजमेंट 2 तरीके से हो सकते हैं। फैक्टरिंग अरेंजमेंट 2 तरीके से हो सकते हैं। एक है रिकोर्स। रिकोर्स मतलब द कंपनी हैज़ टू बियर द रिस्क ऑफ बैड डेट्स एंड रिप्लेस करंट रिसीवेबल्स विद अ न्यू वन। इसमें क्या हुआ कि अगर मान लो कस्टमर ने पैसे नहीं दिए फैक्टर को, मतलब बैंक को, तो बैंक जाएगा हमारे कंपनी या सेलर के पास और जाके बोलेगा, भैया सेलर, तेरा कस्टमर भाई रफू दफू हो गया, मुझे पैसे नहीं मिले, अब तू मुझे कुछ करके दे, मुझे नया रिसीवेबल दे, मुझे पैसे दे, जो तो ना तू कर। रिकोर्स बेसिस उसे बोलते हैं। नॉन रिकोर्स बेसिस क्या हुआ? नॉन रिकोर्स बेसिस ये हुआ कि अल्टीमेट रिस्क या कंप्लीट रिस्क पूरा का पूरा फैक्टर उठा रहा है। अगर ऐसा है तो क्या लगता है किस अरेंजमेंट में पैसे ज़्यादा रखेगा फैक्टर? कौन सा अरेंजमेंट में फैक्टर बोलेगा कि भैया मेरे को ज़्यादा पैसे, ज़्यादा कमीशन चाहिए? क्या लगता है? क्या पता एमसीक्यू में आ गया, किसी को नहीं पता, 1 नंबर का एमसीक्यू तो आ ही सकता थ्योरी पे। तो क्या होगा सर, नॉन रिकोर्स में बेसिस रखेगा, बिकॉज रिस्क वो ज़्यादा ले रहा है। रिस्क एंड रिवॉर्ड अपने को पता है, रिस्क है तो इश्क है, पता है तो यस। फैक्टरिंग का सिर्फ थ्योरी नहीं है आपके टॉपिक में, आपके कंसेप्ट में, आपके किताब में। फैक्टरिंग का आपको क्या है, फैक्टरिंग के आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है। यही ब्यूटी है फैक्टरिंग की। सिर्फ थ्योरी सोच के ठीक है सर थ्योरी है लिख देंगे, प्रैक्टिकल भी है। आपका एमटीपी में आया, इस बार एमटीपी का क्वेश्चन तो लाजवाब आया है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। इस बार एमटीपी का क्वेश्चन पूरा चैप्टर एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है। 10 नंबर का क्वेश्चन भी है वो, बट पूरा चैप्टर उसको एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है। मैं डिस्कस कराता हूँ उस क्वेश्चन को, कराऊंगा बहुत अच्छे से कराऊंगा, आज ही क्लास में कराऊंगा, नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में कराऊंगा, ठीक है। कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ फैक्टर, अमाउंट पेड बाय अ फैक्टर टू द कंपनी। फैक्टरिंग का क्या होगा, बेसिकली आपको ये देखना है कि जो रिसीवेबल बैलेंस होगा,
जो रिसीवेबल का बैलेंस होगा उसमें क्या करेगा फैक्टर, अपना फीस रख लेगा, रिजर्व रख लेगा, और ये जो नेट बैलेंस आएगा फीस और रिजर्व रखने के बाद जो नेट बैलेंस आएगा उस पर क्या करता है वो इंटरेस्ट भी रखता है, इंटरेस्ट भी रखता है, ठीक है। इंटरेस्ट के बाद वो अपना पैसा देता है, ठीक है। आता हूँ एग्जांपल, वो प्रैक्टिकल कराऊंगा तो समझ में आएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टरिंग का क्वेश्चन में क्या रहेगा कि मान लो अरेंजमेंट दिया जाएगा, कंपनी का नॉर्मल सेल्स है इतना, क्रेडिट पीरियड है इतना, बैड डेट होता है इतना, कोई एडमिन कॉस्ट लगता है इतना, इस टाइप का अरेंजमेंट रहेगा। मैं क्या बोलता हूँ, लिखूँ क्या थोड़ा, क्वेश्चन क्या बोलेगा, इन फैक्टरिंग क्वेश्चंस, हमारे फैक्टरिंग क्वेश्चंस में क्या रहेगा, बताओ ना प्लीज़, बताओ ना प्लीज़, हमारे फैक्टरिंग क्वेश्चंस में क्या रहेगा, बताओ ना प्लीज़। सर हम कैसे बताएंगे, आप ही बताएंगे, तो ध्यान दो इधर, प्लीज़ ध्यान दो। फैक्टरिंग क्वेश्चंस में क्या रहेगा, सेल्स दिया रहेगा 100 lakhs, बैड डेट 1%, कोई एडमिन कॉस्ट, कोई तरीके का एडमिन कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, कुछ तरीके का एक्सपेंस रिलेशन टू क्रेडिट सेल्स जो है हमारा, वो हमारा मान लो एक एब्सोल्यूट अमाउंट दे सकता है 20 लाख या 2 लाख लेते हैं, 20 लाख थोड़ी ना लगेगा, 2 लाख। डिस्काउंट, डिस्काउंट देना पड़ता है, डिस्काउंट हमें देना पड़ता है मान लो 2.5%। ये हमारा अरेंजमेंट हो सकता है, एक क्रेडिट अरेंजमेंट एक हो सकता है एक अपना ये बायर के साथ। अब होगा कि अ फैक्टरिंग फर्म proposed द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपनी का ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, क्या है ये एग्जिस्टिंग, ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। एक फैक्टर आ गया बीच में, वो आके बोल रहा है, एक बैंक आ गया बीच में आके बोल रहा है कि भैया सेलर तुम अपना ये रिसीवेबल मुझे दे दे, उसके बदले मैं ऐसे ऐसे कमीशन करूँ रखूँगा, इतना रिजर्व रखूँगा, बाकी तुझे तुरंत दे दूँगा, तू देख ले तुझे करना है कि नहीं, तुझे ये अरेंजमेंट मेरा प्रपोजल तेरे को स्वीकार है कि नहीं। तो इसमें ये क्या बोलेगा ना, ये बोलेगा कि मैं कमीशन रखूँगा, ये क्या बोलेगा पता है, ये बोलेगा कि मैं कमीशन रखूँगा, कमीशन रखूँगा कितना, मान लो 1.5% कमीशन रखूँगा, रख सकता है रिज़र्व रखूँगा, कुछ रिज़र्व में पैसे रखूँगा, कैसे भी हो सकता है ये अमाउंट परसेंटेज में हो सकता है, मान लो मैं बोलूँ आपको ऐसे 10% रिज़र्व रखूँगा। अब क्वेश्चन आपको बोलेगा कि भैया बताओ क्या करे कंपनी, क्या करे, क्या डिसीजन ले कंपनी, ये कंपनी है ये क्या डिसीजन ले, जाए कि नहीं जाए, अपना इसी पॉलिसी में रहे कि इसका पॉलिसी को एक्सेप्ट कर ले। इसके लिए क्या करते हैं हम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। पढ़ा है आपने कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग में पढ़ा होगा ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या करते थे सर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या करते थे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अपने करेंगे कि क्या बेनिफिट हो रहा है फैक्टरिंग में आने से, मतलब मेरा बैड डेट बच जाएगा, मान लो मेरा बैड डेट बच जाएगा, मैं अगर फैक्टरिंग में जा रहा हूँ, हमारा ये अजम्पशन है कि ये नॉन रिकोर्स है, आप समझ लो, बिकॉज बैड डेट पूरा आपको पूरा फ़ायदा हो रहा है, वरना क्या था बैड डेट का अपने को एक्सपेंस होता। कलेक्शन कॉस्ट जो मेरा एडमिन कॉस्ट था वो बच रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उस पैसे को मुझे आज मिल रहा है, उस पैसे को मैं कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ 30 डेज़ के लिए, अगर मान लो क्रेडिट पीरियड है तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो फ़ायदा। कैश डिस्काउंट जो मुझे देना पड़ता था वो डिस्काउंट अब मैं नहीं दूंगा, तो ये हमारे फ़ायदे हुए। कॉस्ट क्या है हमारा, फीस कमीशन इंटरेस्ट जो भी लग रहा है वो हमारा कॉस्ट है। रिजर्व यहाँ नहीं आता है, हाँ प्लीज़ ध्यान देना, रिजर्व यहाँ नहीं आता, रिजर्व इज़ नॉट अ कॉस्ट, रिजर्व इज नॉट अ कॉस्ट, बिकॉज वाई,
बिकॉज दैट इज रिटर्नेबल, बिकॉज दैट इज रिटर्नेबल। समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? रिजर्व क्यों नहीं आता यहाँ पे? भूल से भी भैया इसको यहाँ रिजर्व मत लिख के आ जाना, एक ठोर खर्चा लिख के रिजर्व का अमाउंट लिख के मत आ जाना, मान लो 10 लाख, ऐसा काम करके मत आना, गलत हो जाएगा। रिजर्व का यूज़ करके इंटरेस्ट निकालते हैं अपने। सम कराऊंगा बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। एक अच्छा सा एमटीपी का सम एक बार मैं कराऊंगा, आपको बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन हमारा रिवीजन क्लास है, एक ही सम कराऊंगा, एमटीपी का कराऊंगा, वो भी एक ही सम में सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। बड़ा ध्यान से सुनना, लेकिन बड़ा इत्मीनान से सुनना। बेस्ड ऑन योर आंसर ऑलवेज रिमेंबर टू एडवाइस। कभी भैया एडवाइस देना मत भूलना, 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स का एडवाइस है। सर अगर हम सिर्फ एडवाइस दे के आ जाए क्वेश्चन में, हम आंसर नहीं, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे थोड़ी ना होता कि अगर आप सिर्फ एडवाइस लिख के आ जाओ, ये ना करो, ऐसे नहीं होता। ये करके एडवाइस लिखना, सिर्फ एडवाइस लिख के आने का कुछ नंबर नहीं मिलेगा, चाहे कि आपका एडवाइस सही भी हो तो भी। जैसे हम एक हमारे साथ क्या होता था, हमारे स्कूल में एक किस्सा बताता हूँ। हमारे स्कूल में क्या था कि हमारा जो मैथ सर था वो क्या करते थे कि वो हमें इक्वल टू नहीं लिखने के, अपने लिखते हैं ना अगर अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं, x + 5 = 3 + y ऐसा कुछ है, तो अपने क्या लिखते थे, इम्प्लाइज x = मान लो 3 + y - 5 = x = -5, कुछ भी अपने आगे लिखते थे। तो ये जो इम्प्लाइज या इक्वल्स टू अपने यहाँ लिखते हैं, ये नहीं लिखने के भी वो नंबर काट लेते थे। ये नहीं लिखने के भी वो नंबर काट लेते थे। तो एक बच्चा उठ के बोला, सर 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 मैं सिर्फ ये लिख के आऊँ तो मुझे नंबर मिलेगा? सिर्फ मैं ये लिख के आऊँ तो नंबर मिलेगा? ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ख़त्म हो गया हमारा एंड, दी एंड। पेबल्स मैनेजमेंट में आते हैं, बड़ा सिंपल से ईजी टॉपिक है, एक ही क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एक दो क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आप लोग रीड कर लोगे तो भी हो जाएगा। पेबल्स मैनेजमेंट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एमटीपी का क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मिनट देना मुझे, मैं एमटीपी का क्वेश्चन पे आता हूँ, उसे ओपन कर लेता हूँ। 1 मिनट देना बस, ठीक है। तो मैंने एमटीपी का क्वेश्चन ओपन कर लिया आप लोगों के लिए। मैंने क्या किया था, फटाफट वीडियो पॉज करके पूरा रेडी कर लिया था सेटअप, ठीक है ना। तो ये आपका एमटीपी का क्वेश्चन है। सर कैसे माने हम? इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है, ये हमारा है एमटीपी नवंबर 24 कब आया, 23 नवंबर। फॉर व्हाट? फॉर योर जनवरी एग्जाम्स। समझ में आ रहा है? आपका जनवरी एग्जाम का एमटीपी है, ये 23 नवंबर को ही आई है। आपने सॉल्व किया कि नहीं बताओ मुझे? हाँ सर हमने किया, वेरी गुड। अब इधर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग को ये क्वेश्चन को मार्किंग करनी है। मार्किंग करनी है से मतलब ये क्वेश्चन को लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर एग्ज़ाम्स टिक मारो, आपको लाइन मारो, सर्कल मारो, जो आप लोग करते हो। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पहले देख के जाना है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पहले देख के जाना है। इसका सोल्यूशन प्लीज़ मेरे साथ साथ लिख लेना। एमटीपी का सोल्यूशन आईसीआई का बड़ा डिटेल्ड है, ठीक है, वो भी अच्छा है, अप टू द पॉइंट है, लेकिन और बढ़िया से छोटे से मैं करवा दूंगा। एक बार प्लीज़ ये सॉल्यूशन लिख लेना अच्छे से और इसे मार्क कर लेना, लिस्ट डाउन कर लेना कि बिफोर एग्ज़ाम वाली लिस्ट में अपना, कि ये क्वेश्चन हमें देख के जाना है ज़रूर से। सर ने कहा था कि सर आपको ये एग्ज़ाम के पहले देखना है। ओके, एनी दिक्कत? नो दिक्कत सर, आप प्लीज़ आगे बढ़िए। मैं एक चीज़ हमेशा एडवाइस करता हूँ कि क्वेश्चन कोई भी हो, अभी तो चलो हमने बता दिया आपको कि ये आपका डेटा मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोई भी होने के बाद नीचे आके ना प्लीज़ एक बार यहाँ पे रीड कर लो, रिक्वायर्ड क्या है, या निकालने क्या बोला है, या कंप्यूट क्या करने बोला है। 10 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब पूरा एमटीपी मैं बताऊँ आपको, पूरा एमटीपी ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला लगा के हो जा रहा था। एक ये क्वेश्चन ही एक ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा दिमाग में जोर देना था। मतलब किसी को कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारा कंसेप्ट इसमें बहुत बढ़िया से टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। पूरा प्रॉपर अटेंशन, फुल फोकस। चलो तैयार हैं सब लोग? यस सर। हाउस द जोश? यस सर। चलो इधर आओ। रिक्वायर्ड क्या है देख लो एक बार फटाफट। फैक्टरिंग वर्ड मिल गया रिक्वायर्ड में ही मुझे। मैं रिक्वायर्ड में डायरेक्टली क्यों जंप कर गया? बस ये देखने के लिए कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ताकि मेरा दिमाग उस तरीके से उस चैप्टर में ही सोचे। सिर्फ फैक्टरिंग का क्वेश्चन है, मैं समझ गया, अच्छा डेटा मैनेजमेंट का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब साथ में क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन को कराने में, थोड़ा सा ध्यान रखना प्लीज़, थोड़ा सा टाइम देना और प्रॉपर टेंशन से आप लोग भी लिखना। क्वेश्चन 3,
जोमो लिमिटेड, ये हमारा है जोमेटो लिमिटेड, करंटली हैज़ अ टर्नओवर ऑफ 120 lakhs. ओहो सॉरी, जोमेटो लिमिटेड हैज़ अ टर्नओवर ऑफ 120 lakhs. ठीक है, 75% ऑफ विच इज ऑन क्रेडिट. सर थोड़ा सा दाग लगा के बताते चलो, हमें ऐसे भूल जाएंगे. टर्नओवर दिया है कितना, 120 lakhs, 75% क्या है, क्रेडिट में है. अलग से दे दिया, इस बार क्रेडिट कितना है, आपको पूरा 120 लाख क्रेडिट नहीं मानना है. एक एक चीज़ बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, प्लीज़ ध्यान देना, प्लीज़ थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ. वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 80%, ये आपको पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. क्रेडिट टर्म्स दिया है 2/10 नेट 30, 2/10 नेट 30. क्या मतलब, 10 दिन में पेमेंट दिया तो 2% डिस्काउंट, नहीं तो 30 दिन में चुपचाप पेमेंट कर देना. ऑन द करेंट सेल्स वॉल्यूम, एग्जिस्टिंग पॉलिसी की बात हो रही है. अब समझ रहे हो कैसे वर्ड्स को पढ़ना है. द बैड डेट्स आर 1%. आज मेरा बैड डेट कितना है, 1%. ठीक है, मैंने भी बताया था आपको, कुछ भी हो सकता है. कंपनी स्पेंड्स 1,20,000 एनुअली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिंग इट्स क्रेडिट सेल्स. कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी के कुछ खर्चे हो रहे हैं, 1,20,000 खर्चा उसका हो रहा है क्या चीज़ में, क्रेडिट सेल्स को एडमिनिस्टर करने में. आगे पढ़ना क्या लिखा है, इंक्लूडिंग स्टाफ सैलरीज वगैरह. ठीक है, दिस कॉस्ट आर अवॉइडेबल, वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, दिस कॉस्ट आर अवॉइडेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है, आता हूं बताऊंगा सब. ठीक है, इन एडिशन भी इंफॉर्मेशन दिया, मैं इंफॉर्मेशन का भंडार है इस क्वेश्चन में. 60% ऑफ द कस्टमर्स अवेल 2% कैश डिस्काउंट. मतलब यहां पे 60% कस्टमर्स यहां फॉल हुए. रिलेट करा रहा हूँ सारा क्वेश्चन, रीड करके समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है. एंड द रिमेनिंग कस्टमर्स टेक 60 days ऑन एवरेज टू पे आफ्टर डेट ऑफ सेल. सर आपने कहा था 30 days है यहाँ पे, तो 30 में तो पेमेंट करना ही, अब नहीं कर रहा है. क्वेश्चन दिया है तो उसमें आर्ग्यू तो नहीं कर सकते, आगे बढ़ते हैं अपने इसे मान के, जो लिखा है वो मान के आगे बढ़ते हैं. हो सकता है ये 60 होना चाहिए था, भूल से 30 चला गया, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, द बुक डेट्स आर फिनेंस्ड बाय अ मिक्स ऑफ बैंक बोरोइंग्स एंड ओन फंड्स इन 1:1 रेशियो. क्या मतलब हुआ, कंपनी क्या करता है, बैंक से भी बोरो करता है, खुद के पैसे इक्विटी भी लगाता है, इक्वल वेटेज में 1:1 रेशियो. मतलब आधा बैंक से ला रहा है, आधा खुद से ला रहा है, इक्वली. क्या खर्चा पड़ रहा है, केडी पढ़ते हैं अपने, केडी कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 15% और 14% का खर्चा पड़ रहा है. ठीक है, पढ़ने दो. ये कहाँ यूज होगा सर, सर ये कहाँ यूज होगा, हमारा जो फिनेंसिंग हम करेंगे ना, हम जो फिनेंसिंग करेंगे ना, उसमें ये खर्चा आपका यूज होगा. कैसे यूज होगा बताऊंगा, सॉल्व कराएंगे तो सब बताएंगे. ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, अभी ध्यान देंगे. जोमेटो लिमिटेड इज ऑल्सो कंसिडरिंग डायनामिक डिस्काउंटिंग. डायनामिक डिस्काउंटिंग अज्यूम करा, जैसा भी करे, अपने को क्या, अपने को नंबर से मतलब है. उससे क्या होगा, उससे उसके कस्टमर ज़्यादा आएंगे टू पे अर्लियर बाय इंक्रीजिंग द डिस्काउंट रेट. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. दिस कुड लीड टू अ पोटेंशियल रिडक्शन इन बैड डेट. डिस्काउंट अगर दे रहा है, लॉजिक सी बात है ना, अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो कस्टमर को कम तकलीफ होगी रीपे करने के लिए या पे करने के लिए. तो क्या हो रहा है, बोल रहा है कि कस्टमर को सिर्फ 0.8% का बैड डेट अब होगा कस्टमर से हमें. ठीक है, बट मे ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू 2.5%. हाँ, डिस्काउंट ज़्यादा दे रहा है तो कॉस्ट बढ़ेगा, अपने को पता है 2.5% है. क्या नंबर हुआ इसमें, नंबर हुआ एक ये, एक ये. ठीक है, डायनामिक डिस्काउंटिंग की बात हो रही थी. ये क्या है, ये है बैड डेट, ये है डिस्काउंट. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. फैक्टरिंग फर्म आ गया ना, मैंने कहा था फैक्टरिंग फर्म आ जाएगा, सामने से प्रपोज करेगा हमें कि भैया ये मेरा टर्म्स है, इस पर आपको चाहिए तो मैं आप मेरे से काम करवा लो. क्या टर्म्स है, फैक्टर रिजर्व रखेगा 12%. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, 12% रिजर्व. गारंटीड पेमेंट 25 दिन बाद वो पेमेंट देगा. पेमेंट आज नहीं दे रहा है, 25 दिन बाद पेमेंट दे रहा है. समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या. इसका क्या आएगा, इसका भी हमारा खर्चा आएगा इंटरेस्ट का, मैं बताऊंगा कैसे. इंटरेस्ट चार्जेस 15% दे दिया, इंटरेस्ट चार्जेस 15% दे दिया, कोई दिक्कत. कमीशन है हमारा 4% ऑफ रिसीवेबल्स.
कमीशन भी दे दिया, ठीक है। जितने सारे भाई सबके मैंने आपसे बात किया सारे चीज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन में सब है। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ क्वेश्चन। इन एडिशन मतलब क्या क्या था सर? एक है डायनामिक डिस्काउंटिंग, ऐसे लिखो, एक है डायनामिक डिस्काउंटिंग, सेकंड है फैक्टरिंग, तीसरा भी कुछ है, 3 बातें हैं, ठीक है। तीसरा बात है कि कंपनी हैज़ एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द क्रेडिट पीरियड फॉर इट्स रिमेनिंग कस्टमर्स हु डू नॉट अवेल द डिस्काउंट। और कितना कर रहा है? 75 दिन पे कर रहा है वो। 75 दिन पे के लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? ऊपर आओ एक बार, ऊपर आओ एक बार। 60% ऑफ द कस्टमर्स डिस्काउंट अवेल कर रहे थे, लिखा था। तो ये किसके लिए हुआ? ये हुआ 40% के लिए। समझा? क्वेश्चन पूरा लिंक्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। विच उससे क्या होगा? सीधी सी बात है, क्रेडिट पीरियड बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी। हमने बात किया ही है, डिस्कस किया ही है ये चीज़। तो सेल्स 10% से बढ़ेगा, हमारा एक और नंबर मिल गया हमें। विच विल रिजल्ट इंक्रीज इन बैड डेट्स टू 1.5%। हाँ पता है सर हमें सेल्स बढ़ेगा। मैंने आपसे उस समय एक क्वेश्चन किया था ना, सेल्स बढ़ रहा है, क्रेडिट डेज बढ़ रहा है, तो बैड डेट भी बढ़ेगा। यस, और भी इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ओफ। द कॉस्ट ऑफ फंड्स इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 16% नेक्स्ट ईयर। अगले साल की बात की है, मेरे को क्या करना है? अगले साल बढ़ेगा। मुझे कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या? इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना। ये आपको फंसाने के लिए। Zomato Limited plans to introduce a late payment penalties. Late payment penalties for whom? For 40% of the customers who were not availing discount. Why? Because they were paying late. Yes. जो लोग 60 दिन से बेसी लेते हैं एट 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल से, पूरा पे 5% ले लेगा भाई 60 दिन से बेसी होते ही। ये भी एक नंबर आया। सर कुछ समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन में। ओफ, कैसे होगा क्वेश्चन? पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक एक करके करते हैं, पूरा समझ में आएगा। मेरी गारंटी है, मेरी प्रॉमिस है, पूरा समझ में आएगा। प्लीज़। जोमेटो लिमिटेड, हमारा जोमो लिमिटेड, हमारा मोमो लिमिटेड ऑप्ट फॉर डायनामिक। शुड जोमेटो लिमिटेड ऑप्ट फॉर डायनामिक डिस्काउंटिंग और द फैक्टरिंग फर्म ऑफर? एक बार बात बताओ मुझे, पहला पार्ट देखते हैं, बाकी अपने देखेंगे, ठीक है। एक बार पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट में बोल रहा है डायनामिक डिस्काउंटिंग या फैक्टरिंग। क्या बात हुआ सर? पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट की कोई बात नहीं है। तीसरा पॉइंट से मतलब नहीं है पहले पार्ट में। क्वेश्चन अपने लिए एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, पहले क्वेश्चन को एक बार शांत दिमाग से पढ़ना। इतना डेटा दे के कन्फ्यूज़ मत होना। अब पहला पार्ट आपको करना, उसमें ये वाला पार्ट रिलेवेंट नहीं है। इतना डेटा आपका कट गया, इतना डेटा क्वेश्चन कट गया, इतना क्वेश्चन छोटा हो गया है। इधर से क्वेश्चन देखना है सर। कहाँ तक मैं ढक दूँ आपके लिए? हाथ हटाओ सर। ओके, ये देखो, बस अब जितना दिख रहा है इतना ही क्वेश्चन है। इतना को पढ़ के अपने क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे पहला पार्ट। समझ में आ रहा है? सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंडिंग द क्रेडिट पीरियड ऑन द कंपनीज फाइनेंसेस। क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड होगी तो क्या इम्पैक्ट होगा कंपनी के फाइनेंसेस में, वो भी बोल रहा। मतलब तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट का भी बात बोल रहा। आप समझा? हाँ सर, आप समझ में आया। कंपेयर करो सारे ऑप्शंस को एंड रेकमेंड वेदर टू कंटिन्यू विद इन हाउस मैनेजमेंट, डायनामिक डिस्काउंटिंग और एक्सेप्टिंग। मतलब तीनों में से कौन सा बेनिफिशियल रहेगा कंपनी के लिए, वो निकाल के प्लीज़ हमें बता दो। प्लीज़ 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 हमें बता दो निकाल के कौन सा बेटर रहेगा, वो हमें करना है। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? कैसे करेंगे इसे? पहले डिस्कस करते हैं हम और आप कैसे करेंगे इसे। ऐसा क्वेश्चन आया तो सर कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बताओ, कौन बताएगा? जो बताएगा वो होशियार कहलाएगा। चलो, सीधी सी बात है। क्वेश्चन में आपको बोला है तीनों में से बेस्ट कौन सा है। बेस्ट किसी कंपनी के लिए कब होगा? जब उसका खर्चा, कॉस्ट सबसे कम जिसमें लगेगा। यू एग्री? यस सर, आई एग्री। अब जो तीनों में सबसे कम खर्चा किस में लगेगा, उसके लिए तीनों का खर्चा निकालना है अपने को। तीनों का खर्चा निकालिए अलग अलग। जिसका खर्चा निकालना है ना, मान लो फैक्टरिंग की बात हो रही है तो इधर देखने से फैक्टरिंग का काम होगा, पहला पार्ट का तो इधर देखने से मेन बात होगा। तो जिसका जो निकालना है उस पार्ट पे फोकस करिए, एक एक का खर्चा निकालते चलिए, सम बन जाएगा। एक साथ इतना डेटा देख के ना सम एग्ज़ाम में कुछ समझ नहीं आएगा। स्पेशली वो 3 घंटों में आपको बहुत सारे चीज़ें दिमाग में चलते हैं। और ICAI क्या किए जा रहा है, पेपर लेंदी पे लेंदी पे लेंदी किए जा रहे हैं। तो अब ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया और अगर आपका देखा हुआ ना हो तो पता है क्या हेल्प होगा? मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तब हमारा थ्योरी पोर्शन हमें हेल्प करता है। आपको ऑप्शनल है थ्योरी, सब सोच के जाते हैं भैया अपने प्रैक्टिकल ही अटेम्प्ट करके आएंगे, अपने को थ्योरी से मतलब नहीं है।
थ्योरी इज़ ऑप्शनल, बट इस टाइप का सिचुएशन में अगर आप फंस जाओ तो थ्योरी भी आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो शायद ही आपको कितने क्या नंबर देगा ऐसे इतना डिटेल्ड क्वेश्चन की मार्किंग कैसे होगी। बड़ा ही अद्भुत ही सवाल होगा ये, मतलब किसी को इसका आंसर पता नहीं होगा, अनप्रेडिक्टेबल बात है ये। चलो शुरू करें, फुल स्क्रीन में शुरू करें, मैं हट जाऊं आपके लिए, ऐसे शुरू करें क्या, इधर पे ऐसे शुरू करें, अच्छे से दिखेगा आपको, यहाँ पे ऐसे शुरू करें, आपको पूरा प्रॉपर बढ़िया से दिखेगा, अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक है सर, यहाँ से आप ऐसे करो, हम फॉलो करेंगे, फॉलो करना समझ में आएगा, जहाँ सरकार होगा मैं प्रकट हो जाऊँगा, ठीक है ना। तो चालू करते हैं, पहले अपने को निकालना तीनों के खर्चे, ठीक है, सारे पार्ट्स हो जाएंगे, लास्ट में बोला है कंपेयर भी करने बोला है, वो अपने कर लेंगे। सबसे पहले अपने को निकालना है तीनों के खर्चे। तीनों के खर्चे निकालने के लिए, तीनों के खर्चे निकालने के लिए चालू करें, यस सर। सॉल्यूशन टू, एग्जाम में ऐसे पूरा करके लिखना आप लोग, हाँ एग्जाम में भी ऐसे पूरा लिखना है, सॉल्यूशन टू एमटीपी क्वेश्चन 3, सॉल्यूशन टू एमटीपी क्वेश्चन 3। बहुत बढ़िया से समझ में आएगा आपको ये क्वेश्चन, मैं गारंटी दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बड़ा मजा आएगा। चलो डिटेल में लिख के कर रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डायनामिक डिस्काउंटिंग, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डायनामिक डिस्काउंटिंग। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि तीनों का हमें कॉस्ट निकालना है, तीनों का कॉस्ट निकालने के बाद देखना है कि किसका सबसे कम है। समझ में आ रहा है, ओके। इधर आ जाओ, वापस आईपैड में आ जाओ, हाँ फुल स्क्रीन में देखो आप लोग। मतलब इसकी बात हो रही है, इसमें अपने को निकालना है नॉर्मल एग्जिस्टिंग पॉलिसी में। एग्जिस्टिंग पॉलिसी में क्या क्या है, अगर वो डायनामिक डिस्काउंटिंग दे भी रहा है तो भी क्या है, उसका एडमिन का खर्चा तो लग रहा है, 1,20,000 तो लगेगा उसका, 1,20,000 तो लगेगा, यस और नो, यस। तो पहले वो लिख लेते, इजी सा, एकदम इजी बना दूंगा क्वेश्चन, आप बोलोगे वो इतना ही था। एडमिन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट है हमारा कितना, 1,20,000। एडमिन कॉस्ट आ गया हमारा 1,20,000। नेक्स्ट बैड डेट, नेक्स्ट कौन सा खर्चा होगा सर, नेक्स्ट हमारा खर्चा होगा कौन सा, बोले बैड डेट का। कैसे, बैड डेट कहाँ लिखा है देखो, नेक्स्ट हमारा बैड डेट है विच इज़ 1%, दिख रही है, ये वाला 1% है ना, ये हमारा बैड डेट है विच इज़ वॉट, विच इज़ 1%। सर बैड डेट निकालेंगे 1%, 1% ऑन सेल निकालते हैं, तो एक बार क्रेडिट सेल तो निकालना होगा उसके लिए। नीचे आ जाओ, यहाँ वर्किंग नोट्स बना देता हूँ आपके लिए फटाफट से। वर्किंग नोट बना देता फटाफट से। क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा, क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सेल्स टोटल 120 लाख दिया हुआ था, 120 लाख दिया हुआ था और 75% क्रेडिट था, तो क्रेडिट सेल्स आ गया। 120 लाख इंटू 75%, कितना आता है ये, कैलकुलेटर हाथ में है सबके, सर सबके है, मैं भी ले लिया अपने हाथ में। चलो 120 लाख इंटू 75% आएगा आपका 90 लाख। ये आपका क्या आया, ये आपका आ गया क्रेडिट सेल्स, कोई दिक्कत नहीं। और अगर 90 लाख हमारा क्रेडिट सेल्स है तो बैड डेट्स क्या होगा, 1% ऑफ 90 लाख, 90 लाख इंटू 1%। बताओ क्या करूँ, इंटू 1% कर दूँ, बताओ ना,
क्या सर आप लोग भी इधर देखो, हमारा डायनेमिक डिस्काउंटिंग की बात हो रही है। अगर डायनेमिक डिस्काउंटिंग की बात हो रही है तो बैड डेट का क्या दिया है, क्या होगा 0.8%। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? पहले बताओ प्लीज़, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? अटेंशन चेक करना होता है हमें भी आपका। कितना आएगा 90 लाख इंटू 0.8%? 90 लाख इंटू 0.8% आया आपका 72,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो हम सारे खर्चे लिख रहे हैं सर, इसका मतलब यस, वेरी गुड। तो हमने लिख लिया बैड डेट्स। अब एक और क्या है हमारा, डिस्काउंट हो जाएगा 2.5%। डिस्काउंट निकालो, डिस्काउंट निकाल दो फटाफट सब। टोटल सेल्स 90 लैक्स का था। क्वेश्चन में आओ एक बार, मैं आता हूँ वापस आपके लिए। क्वेश्चन में है टोटल सेल्स 90 लैक्स, 120 का 75%, 90 लैक्स, 60% ऑफ विद डिस्काउंट, तो 60% लोग ही सिर्फ डिस्काउंट ले रहे हैं। 90 लैक्स का 2.5% नहीं होगा ये। 90 लैक्स का हमारा 2.5% नहीं होगा ये। 90 लैक्स का 60% का 2.5 लाख डिस्काउंट ले रहा है। ओ राइट, इधर आ जाओ। तो लिख सकता हूँ उसे ऐसे, 90 लाख इंटू 60% इंटू 2.5%। कितना आएगा ये? 90 लाख इंटू 60% इंटू 2.5%, 1,35,000 लिख दूँ? 1,35,000 लिख सकते हैं। और क्या बचा? और क्या बचा? ध्यान दो एक बार, ध्यान दो प्लीज़, एक बार ध्यान दो इधर, एक बार इधर ध्यान दो प्लीज़। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने निकाला नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ था 2/10 नेट 30, मतलब हमें डेज निकल जाएगा इससे। एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो हमने डिस्कशन किया, वो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल सकता हूँ वर्किंग नोट में। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल सकता हूँ, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल सकता हूँ। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होगा? कैसे निकलेगा एवरेज कलेक्शन पीरियड? 2/10 हमारा 60% लोग ले रहा है, मतलब 40% लोग कहाँ फॉल कर रहे हैं? 60 डेज वाले में। तो सिंपल सी बात है, हमारा कैसे आएगा? ये आएगा 10 इंटू 0.6 प्लस 60 इंटू 0.4। कितना होगा ये? 0.6 इंटू 10 एम प्लस 60 इंटू 0.4 एम प्लस MRC 30 डेज। आगे एवरेज कलेक्शन पर 30 डेज। सर आपने ये क्यों निकाला? सर आपने ये क्यों निकाला? देखो एक बार, एक बार प्लीज़ देखो। क्वेश्चन में बोला था कि फिनेंसिंग का खर्चा है कंपनी का 1:1 में, उसका यहाँ पे रेट दिया हुआ था। फिनेंसिंग का क्वेश्चन पे खर्चा पड़ता है, क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब जो उसे पैसे लेट से मिल रहे हैं उससे उस पर खर्चा लगेगा। तो कैसे निकालेंगे? फुल स्क्रीन में आ जाए, आप लोग देखोगे यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग ध्यान दो सिर्फ एक बार प्लीज़ ध्यान दो। आप लोग लिख रहे हो कि नहीं? साथ साथ लिखना प्लीज़। कॉस्ट ऑफ, सर स्क्रीन आपका आधा आ रहा है। कॉस्ट ऑफ फिनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कैसे आएगा मालूम है? जो हमारा 90 लैक्स है ना, जो हमारा 90 लैक्स है, जो क्रेडिट सेल्स है, वो इनटू यहाँ पे आपको दिया हुआ है रेट। ये रेट को यूज़ करना है। सिंस यहाँ पे आपका रेट 1:1 पे है, तो आप या तो इसे 1/2 कर लो, अलग अलग निकाल के दोनों को, या सीधा मैं बताऊँ, सीधा 1:1 है तो सीधा 14.5% ही आएगा आपका रेट। 14.5 से 90 लाख को इंटू करो, ये आपका आएगा। और उसको क्या करना है फिर हमें? इसको हमें कैलकुलेट करना है इंटू 30/360। क्यों करना है सर? इधर देखो एक बार, इधर देखो क्या लिख रहा हूँ, पहले उस पर ध्यान दो। 90 लैक्स इंटू 14.5% लिख दो डायरेक्ट, इंटू 30/360। कितना हुआ ये? 90 लैक्स
इंटू 14.5% इंटू 30 डिवाइडेड बाई 360, 108,750 आया सबका? 108,750 आया। क्या किया मैंने? मैंने क्या किया? मुझे देखो अब एक बार, मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे क्या किया? मैं सारे खर्चे निकाल रहा हूँ डायनामिक डिस्काउंटिंग के अंदर। डायनामिक डिस्काउंटिंग के अंदर के सारे खर्चे निकाल रहा हूँ। मैंने एडमिन बैड डेट डिस्काउंट लिखा है। ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग भूल जाते हैं बच्चे। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आएगा वाई, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आएगा बिकॉज जो मेरा रिसीवेबल है वो डिलेड है और वो 30 दिन से डिलेड है, तो हमने क्या किया, इसलिए इंटू 30/360 किया। अज्यूम 360 डेज क्वेश्चन में दिया हुआ था। 14.5% कैसे आया? 1:1 में हमारा बोरिंग होती है, तो हमने क्या किया, इक्वल वेटेज मान के उसे आधा कर दिया। 90 लाख का क्रेडिट सेल था। समझ में आया? इसको जोड़ लगाओ, टोटल लगाओ इसे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा मतलब डायनेमिक डिस्काउंटिंग का आपका खर्चा आ जाएगा 1,08,750 प्लस 1,35,000 प्लस 72,000 प्लस 1,20,000, 435,750, 435,750। समझ में आया? कोई और छूटा क्या हमारा? देखें सर, कुछ छूटा क्या डायनामिक डिस्काउंटिंग में? डायनामिक डिस्काउंटिंग में सब ने हमने ले लिया। हमने बैड डेट भी ले लिया, ये भी ले लिया, ऊपर का 1,20,000 भी ले लिया हमने। उसके बाद हमारा सारा चीज़ हमने ले लिया, कोई चीज़ हमारा छूटा नहीं, कोई चीज़ हमारा छूटा नहीं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट छूट गया सर, वेरिएबल कॉस्ट छूट गया सर। तीनों में रहेगा तो इम्पोर्टेंट नहीं है वेरिएबल कॉस्ट, तीनों का ही तो कॉस्ट में आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट तो कंपनी का, वेरिएबल कॉस्ट को अपने को यहाँ पे यूज़ ही नहीं है ना। वेरिएबल कॉस्ट कब यूज़ होता? कंपनी का हम सेल्स से चालू करते, सारे खर्चे माइनस करते, सब करते, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आता। हम तो वो चीज़ जा ही नहीं रहे, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस, चलो आगे बढ़ो। सेकंड क्या निकालेंगे सर? जैसे कर रहा हूँ वैसे थोड़ा फास्ट करूँ। मैंने क्या कहा, तीनों में निकालना अपने को बस कॉस्ट, तो कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, फैक्टरिंग का क्या खर्चा पड़ रहा है? आ जाओ फैक्टरिंग वाले में आ जाओ, फैक्टरिंग वाले में आ जाओ प्लीज़। फैक्टरिंग फर्म का खर्चा में आ रहा है, रिजर्व कोई खर्चा नहीं होता हमारा, हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे बताता हूँ। गैरेंटेड पेमेंट तो ठीक है, इंटरेस्ट चार्जेस पे अपने को यूज लेना है। कमीशन 4%, ईजी सा कमीशन लिख दो पहले। कमीशन 4% रिसीवेबल सबको पता, ईजी है। कमीशन लिख दो सबसे पहले, जो पता वो तो लिखो पहले। कमीशन तो अपने को पता है, 4% दिया हुआ था। टोटल सेल्स 90 लाख का है, तो इंटू 4% कर दो, कितना आएगा? ये आएगा 3,60,000। ये आएगा 3,60,000। किसी को दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है क्या इसमें? 3,60,000 आएगा तो किसी को दिक्कत है? ठीक से देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फुल स्क्रीन में एक बार ध्यान से देखो। मैंने क्या, सीधा कमीशन पे 4% कमीशन पे मैंने इंटू कर दिया, हमारा 90 लाख को हमारा आ गया 3,60,000। हमने हमारे नोट्स में, एक बार नोट्स पे भी आते हैं, नोट्स पे मैंने क्या बोला था, एक बार नोट्स पे आओ तो वापस। नोट्स में फैक्टरिंग का नोट्स में क्या बोला था कि इंटरेस्ट कैसे निकलता है? इंटरेस्ट निकलता है कैसे? इंटरेस्ट निकालने के लिए हम रिसीवेबल से कमीशन और रिजर्व माइनस करते हैं, नेट बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालते हैं। कहा था ना सर, सेम चीज़ अपने यहाँ करेंगे, सेम चीज़ यहाँ करने वाले थे। देखो अब सेम चीज़ यहाँ करेंगे। इंटरेस्ट, रिसीवेबल बैलेंस कितना है? रिसीवेबल बैलेंस हमारा है 90 लाख का। 90 लाख का रिसीवेबल बैलेंस है, वो लिख सकता हूँ। इस पे से लेस क्या करूँगा मैं? लेस करूँगा कमीशन, कमीशन 4% है, तो इंटू 96% कर दो, नेट ऑफ कमीशन आ गया। इससे लेस करेंगे क्या? अब जो आया उस पे लेस करेंगे क्या? उस पे लेस करेंगे अपने रिजर्व, उस पे अपने लेस करेंगे रिजर्व। अब इसमें ना दो बातें हैं, देखो एक बार मुझे आना होगा, एक बार मुझे आता हूँ। इसमें दो चीज़ है, आप लोग ध्यान दो एक बार, इसमें दो चीज़ है। एक मिनट मुझे दो।
एक मिनट। हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इसमें जो इम्पोर्टेंट एक बात है, हमने क्या आपको बताया था कि रिसीवेबल बैलेंस अगर ए है, फीस या कमीशन मान लो ये हमारा था 90 लाख, ये हमने क्या 4% ऑन 90 लाख। रिजर्व भी ना परसेंटेज ऑफ ए में रहता है, बट एमटीपी के सोल्यूशन में आईसीआई ने क्या किया, ये जो नेट करके आता है ना, उस पे फिर इंटू लगाया है आपका रिजर्व का परसेंटेज। फ़र्क है मेरे हिसाब से, आईसीआई को दोनों तरीके, दोनों अप्रोचेज एक्सेप्ट करनी चाहिए, बट सिंस एक बार एमटीपी में क्या किया मैं वही करवा देता हूँ आपको, बट एग्जाम में अगर आप इसको इस पे निकालोगे तो भी राइट होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने बीच में आपको हाईलाइट किया। तो अब हमारा अगर 12 कितना परसेंट था, 12% था मुझे जितना ध्यान है, 12% था हमारा रिजर्व। तो क्या करूँगा मैं इस पर इंटू 88% कर दूँ, इंटू 88% कर दूँ, कर सकता हूँ कि नहीं इंटू 88%? सर 90 लाख माइनस 3,60,000 करके जो बच रहा उस पर 12% और घटा रहे हैं, तो तरीका है लिखने का, शॉर्ट तरीके से आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, पहले ये बताओ। इंटरेस्ट का रेट दिया था 15%, तो 15% आप यहाँ पे लगा दो, इंटू 15% लगा दो, इंटू एक और चीज़ आप ध्यान दो, गारंटीड पेमेंट का या क्या यूज़ है, 25 दिन बाद पेमेंट करेगा तो क्या नंबर ऑफ डेज लेंगे, 25, सिंपल, 25 डिवाइडेड बाई 360, इसे कैलकुलेट करो, आपका आ जाएगा इंटरेस्ट 90 लाख इंटू 96% इंटू 88% इंटू 15% इंटू क्या नंबर आएगा सर मालूम नहीं, 79,200, बड़ा सुंदर सा नंबर आ गया, 79,200, 79,200 आपका अमाउंट आया। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको? फुल स्क्रीन में आओगे, फिर से इधर आ जाओ, फुल स्क्रीन में देखो अच्छे से। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट आएगा हमारा, एक खर्चा बच गया, कौन सा बच गया, कॉस्ट ऑफ ओन्ड फंड्स। क्या है ये, कॉस्ट ऑफ ओन्ड फंड्स हमारा बच गया। मतलब कि आपका जो रिजर्व का और कमीशन का खर्चा है, रिजर्व और कमीशन का खर्चा वो आपका पड़ गया, रिजर्व और कमीशन का खर्चा आपका पड़ गया। इधर देखो एक बार, इस तरह देखो, क्वेश्चन में देखो, ये जो रिजर्व कमीशन का खर्चा वो आपका पड़ गया। आपका ओन्ड फंड्स क्या था 14% पे, 14% वॉज माई ओन्ड फंड्स, ओन्ड फंड 14% पे हमने इस पे निकाला, और कितना दिन के लिए निकालेंगे, हमें 25 दिन के लिए वो फंसा रहा है तो 25 दिन के लिए निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ ओन फंड्स निकाल लो, कमीशन 3,60,000 प्लस 90 लैक्स इंटू 96% इंटू 12%। वाई, बिकॉज ये नेट ऑफ कमीशन का अमाउंट, दिस इज नेट ऑफ कमीशन का अमाउंट। अब इस पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रिजर्व। ये जो पूरा आएगा ना, इस पे क्या इंटू होगा, इस पे इंटू होगा 14%, जो ओन्ड फंड्स की बात है, और नंबर ऑफ डेज जो ऐसे कि मैंने आपको बताया 25/360, तो ये आपका कैलकुलेशन होगा टोटल। कितना आएगा ये कितना आएगा आपका, आएगा 90 लैक्स इंटू 96% इंटू 12% प्लस 3,60,000 इंटू 14% इंटू 25 डिवाइडेड बाई 360, 13,580, 13,580 रुपया, 13,580 रुपया आपका टोटल खर्चा आएगा। तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, आपका फैक्टरिंग का खर्चा है। कुछ छोटा फैक्टरिंग में, क्वेश्चन में देखो आप लोग, कुछ छोटा क्या, नहीं सर कुछ नहीं छोटा, सारा आपने ले लिया, वेरी गुड। 452,780, 452,780 हमारा टोटल खर्चा है फैक्टरिंग का। पहला पार्ट हो गया ना, कौन सा बेटर है, 435,750 की 452,780? सर इजी सा बात है, पहला पार्ट समझ में आ रहा है, 435,750 बेटर है, हम वो एग्जाम में लिख देंगे, वेरी गुड। ये आपका ज़्यादा फायदा है पहला पार्ट के लिए सिर्फ। अभी हमारा थर्ड पार्ट बाकी है, ठीक है ना, थर्ड पार्ट हमारा बाकी है, थर्ड पार्ट भी कर लेते इधर। थर्ड पार्ट के लिए क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड,
थर्ड पार्ट में क्या था, एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड था। क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग साथ साथ? क्वेश्चन दिखाऊं एक बार आपको, एक बार क्वेश्चन दिखा दोगे क्विकली? इधर देखो एक बार प्लीज़। यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्ट इन एडिशन वाला पार्ट, हाँ जो 3 लिखा है मैंने, ये जो 3 लिखा है, ये जो 3 लिखा है उसकी बात हो रही है। कंपनी हैज ऑप्शन टू एक्सटेंड द क्रेडिट पीरियड फॉर इट्स रिमेनिंग कस्टमर्स। रिमेनिंग कस्टमर्स कौन हुए? जो 40% कस्टमर उसके बचे, वो उसके रिमेनिंग कस्टमर्स हुए। जो डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहे थे वो, और इससे क्या होगा, 10% उनका सेल बढ़ जाएगा। मतलब 90 लाख का सेल था, तो क्रेडिट सेल की सारी बात हो रही है, ठीक है ना। क्रेडिट सेल जो 90 लाख का था वो हो जाएगा 99 लैक्स। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ जो क्रेडिट सेल्स हमारा 90 लाख का था, वो क्रेडिट सेल्स अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 99 लैक्स। ठीक है, वाई? बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है। उससे क्या होगा, बैड डेट्स बढ़ जाएगा 1.5%, जो हमने बात किया। तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ फटाफट। इजी सा बैड डेट लिख लो पहले, बैड डेट का खर्चा लिख लो पहले। $99 lakhs इंटू 1.5%। 99 lakhs इंटू 99 कैसे हुआ, 90 प्लस 10%, ठीक है ना। 99 इंटू 1.5%, 1,48,500 आ रहा है, 1,48,500 आ रहा है, ठीक है। हम अगर फैक्टरिंग में जा रहे हैं ना, तो मतलब कि जो मेरे खर्चे वो बच रहे थे, ठीक है। लेकिन एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड में अगर जाऊँ तो मेरे जो एडमिन वैडमिन के खर्चे थे वो तो लगेंगे ही, ये वाला खर्चा तो रहेगा ही ना एज इट इज़। तो उससे भी लिख दो, जितना जितना पता है, जिसमें माथा पच्ची नहीं है वो सब लिख दो पहले फटाफट। एडमिन कॉस्ट कितना है, 1,20,000। एडमिन कॉस्ट लिख दिया। अब क्या बचा, क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में आओ, बताओ अब क्या बचा। एक बात लिखा था क्वेश्चन में, ये वाला इंटरेस्टिंग बात, पॉइंट 2, कि जोमेटो लिमिटेड इंट्रोड्यूसेस लेट पेमेंट पेनल्टीज। तो उसका 5% लेट इंटरेस्ट पेनल्टी लेगा, तो हम उसको क्या करेंगे सर, उसको वो पैसा का फ़ायदा हो रहा है थर्ड अप्रोच में, तो उससे हम नेट करेंगे, लेस करेंगे। बेनिफिट है वो तो यहाँ लेस हो जाएगा, लेट पेमेंट बेनिफिट, लेट पेमेंट बेनिफिट। लेट पेमेंट बेनिफिट कितना होगा, हमारे जो 99 लैक्स थे उस पर जो 40% वाले कस्टमर हमारे बचे, जो हमारे 99 लैक्स थे और उस पर हम लोग 40% वाले कस्टमर बचे जो नहीं लेट कर रहे हैं, उस पर हम क्या लेंगे, 5%। टोटल सेल्स के 40% कस्टमर वैसे हैं, उस पर 5%, तो 99 इंटू 40% इंटू 5% इंटू 1 लाख, आपका 1,90,000 का ये क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। तो उससे मैं नेट कर सकता हूँ, यहाँ पे लेस कर सकता हूँ। हाँ सर कर सकते हैं, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। आओ फुल स्क्रीन में, आपको अच्छे से दिखेगा, यहाँ पे आ जाओ, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमें डिस्काउंट तो देना ही होगा ना, सर हमें डिस्काउंट तो देना ही होगा। एक बार क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप डायनामिक डिस्काउंटिंग में थे तो 2.5% दे रहे थे डिस्काउंट, ये वाला क्वेश्चन बोला। डायनामिक पे थे अगर आप, तो आप 2.5% दे रहे थे, मेरे को दिक्कत नहीं। लेकिन नॉर्मल केस में कितना डिस्काउंट है, 2% है डिस्काउंट नॉर्मल केस में। नॉर्मल केस में 2% का डिस्काउंट है ना, तो वो तो लेना होगा, तो वो ले लो डिस्काउंट, डिस्काउंट ले लो नॉर्मल केस वाला। 99 लैक्स में हमारे 60% वाले लोग जो डिस्काउंट लेते हैं उसे मैं 2% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। इतना होगा, ये भी कैलकुलेट करो, 99 इंटू 60% इंटू 2% इंटू 1 लाख, 1,18,800, 1,18,800 आया। कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे? नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं देखो मेरे में आता हूँ, मैं बताता हूँ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात। हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने फर्स्ट में कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग लिया था, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग लिया था, तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग वापस लेंगे, इस बार भी आएगा। इस बार कैसे कैलकुलेट होगा सर, सीधा सा तो है, 99 लाख इंटू 14.5% इंटू आप 30/360 कर दो, आ जाएगा। ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही तो होगा, हाँ या ना बोलो ना प्लीज़। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है, कहाँ गया, कहाँ गया सर, ये रहा।
75 डेज हो जाएगा क्रेडिट पीरियड। हमने आ रहा पहले क्या था 60 था, हमने 60 के बेस पे 30 डेज निकाला था। ये 60 लेके कैलकुलेशन पे आओ एक बार। ये मैंने क्या किया था, मैंने किया था यहाँ 60 डेज। अब अगर ये 75 हो जाएगा तो कलेक्शन पीरियड चेंज हो जाएगा, तो न्यू कलेक्शन पीरियड लिखो। न्यू वर्किंग नोट में लिखना है इसे आप लोग, न्यू कलेक्शन पीरियड कैसे आएगा। न्यू कलेक्शन पीरियड हमारा 0.6, जो 60% लोग हैं वो तो हमें पेमेंट कर रहे हैं 30 डेज, कोई दिक्कत की बात है उसमें नहीं, प्लस इन 10 डेज वो हमें पेमेंट कर रहे हैं, प्लस 40% वाले लोग अब हम करेंगे 75 डेज में से। कैलकुलेट करो आपका आ जाएगा। तो 75 इंटू 0.4 प्लस 6, 36 डेज। तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड हो गया 36 डेज। अब आपको पता है क्या करना है, अब आप कर लोगे इसे। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग निकाल लो। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग निकाल लो। कैसे निकलेगा, 99 लाख इंटू हमारा कितना 14.5% का रेट आया था ऊपर, इंटू 36/360। कैलकुलेट करो आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार फुल स्क्रीन में आपको सिर्फ आंसर दिखा रहा हूँ, है ना। इसको देखो कैलकुलेट करो, 99 इंटू 14.5% इंटू 36 डिवाइड बाई 360 इंटू 1 लाख, 1,43,550, 1,43,550 टोटल करो कितना आया। टोटल करते समय ध्यान रखना ही लेस है, हाँ माइनस में ही है। तो टोटल करेंगे हम कैसे, 148,500 प्लस 1,20,000 माइनस 1,98,000 प्लस 1,18,800 प्लस 143,550 कितना हुआ 332,850। कितना हुआ सर 332,850। डन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व, ख़त्म, फिनिश। मैं आता हूँ अब आपको बताता हूँ बढ़िया से एक बार और। इधर आओ तो प्लीज़ एक बार ध्यान दो, क्वेश्चन को समराइज़ करेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला था नीचे सजेशन देना, देख के देते हैं किसको देना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था इम्पैक्ट निकालो एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड का और फिर कंपेयर करो सारे ऑप्शंस को एंड रेकमेंड भी करो कि कौन सा वेदर मेरे को इन हाउस करना चाहिए। इन हाउस मतलब कुछ भी ना, पहला वाला जो अरेंजमेंट था वो उसमें जाना चाहिए, डायनामिक डिस्काउंट में जाना चाहिए कि फैक्टरिंग में जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तीनों में क्या आया हमारा, डायनामिक डिस्काउंटिंग में क्या किया हमने, एडमिन कॉस्ट लिया, बैड डेट जो था क्रेडिट सेल्स पे हमने बैड डेट दिया हुआ था सीधा उसे इंटू किया, कुछ नहीं किया इसमें। डिस्काउंट हमने कैसे किया, जो हमारा क्रेडिट सेल्स था कितने लोग डिस्काउंट लेते हैं इंटू क्या रेट पे डिस्काउंट, डायनामिक डिस्काउंटिंग में 2.5% मेंशन था, वो भी आ गया। थर्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिस हो जाता है, ये आदत नहीं रहती है, ये दिखता नहीं है इतना विजिबली, से मिस हो जाता है। ये हम कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग भी इसमें लेते हैं। क्रेडिट सेल मेरा कितना था, कितना मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और इनटू मेरा क्या पीरियड है। 30 दिन के लिए हमने बात किया, हमारा कलेक्शन पीरियड 30 दिन का है, तो 30 दिन का मेरा कैलकुलेट होगा। ये टोटल आया पूरा, हमने इसे लिख दिया। कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आ गया आपका राइट। एनुअली हो रही है सारी चीज़ें, है ना, एनुअली कैलकुलेशंस हो रहे हैं, उस पर हमने यहाँ पे किए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। फैक्टरिंग कैसे निकाला हमने, हमारा जो क्रेडिट सेल्स था उस पर हमने 4% कमीशन दे दिया। इंटरेस्ट कैसे निकाला हमने, इंटरेस्ट के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिट सेल्स पे मैंने कमीशन लेस किया इसलिए इंटू 96% कर दिया। हिसाब से ये इंटू 88% होना चाहिए था 90 लाख पे, लेकिन ICI ने इसे 88 यहीं पर ही किया है, तो मैंने भी अभी इसे यहाँ पे किया है। 15% हमारा क्या है, 15% ब्याज का रेट दिया हुआ था, 25 दिन का लिए हमें मोहरत मांगा था उसने, तो 25 दिन का यहाँ पर टाइम हमने लिखा, ये कैलकुलेशन आया। ओन्ड फंड्स क्या हुआ, ओन्ड फंड्स मतलब जो कमीशन और रिजर्व का उसका हक था, वो हक उसे नहीं मिल रहा, तो वो दो अमाउंट पे भी 14% और 25/360 हमने किया। लास्ट एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड कैसे निकाला, एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड हमने निकाला, बैड डेट्स हमने निकाला 99 लाख, बिकॉज 10% से सेल बढ़ गया था, तो 99 लाख इंटू 1.5% दिया हुआ था बैड डेट का रेट उस पीरियड में, तो वो लिखा। एडमिन कॉस्ट हम सेम एज इट इज़ रहेगा, जो ऊपर से आ रहा है ये ऊपर से ही आ रहा है। लेट पेमेंट बेनिफिट कैसे निकाला, क्योंकि जितना हमारा एक्स्ट्रा सेल्स, जितने लोग लेट कर रहे हैं 40% लोग, और कितना रेट से लेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या, ये भी आ गया।
डिस्काउंट कैसे आया? डिस्काउंट आया 99 लाख, जो हमारा क्रेडिट सेल्स है, इतने लोग डिस्काउंट ले रहे हो, क्या रेट ऑफ डिस्काउंट है, डिस्काउंट आ गया। जैसे ऊपर फर्स्ट केस में हमने फिनेंसिंग का कॉस्ट लिया था, सेम हम इस बार भी लेंगे। 99 लाख का क्रेडिट सेल है तो 99 लाख इंटू 14.5% इंटू कलेक्शन में हमारे 36 दिन लगता है, टोटल डेज 360 है, तो हमारा ये आ गया। पूरा वन टाइम अरेंजमेंट है ये, वन टाइम पूरा क्या होगा, ये 36 दिन 30 दिन में हमारा टोटल क्या खेला होगा, क्या कंपनी का कॉस्ट होगा, वो सब हमने कैलकुलेट किया है। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? यस से क्लियर है। चलो एंड करें हमारा चैप्टर, हमारे कंसेप्ट, हमारा वर्किंग कैपिटल भी ख़त्म हो गया। हमने सारे कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिए, सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो गया, एफएम पोर्शन का सारे चैप्टर्स का हो गया। नहीं, थ्योरी बाकी है। थ्योरी का भी मैं रिवीजन लेके आऊँगा आपके लिए। मैं देखता हूँ मैं उसे आपके लिए कैसे प्रेजेंट करूँगा, तो थ्योरी का भी एक रिवीजन आपके लिए हम लेके आएंगे। तो थ्योरी भी आपको रिवाइज करा दूंगा बढ़िया से, आपका जनवरी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन एफएम पोर्शन का बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर हम ग्रेजुअली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, हैंड रिटन प्रैक्टिस करिए सम्स का, तो ही बात बनेगी। हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, समझ के पढ़ेंगे तो सही करेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो क्या करना है, कॉन्टैक्ट एसएप। कोई भी दिक्कत हो, ऊपर क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट एसएप। कोई भी दिक्कत हो आप रीच आउट करिए, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।